तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हो। आज प्यारे बच्चों, हमारा लक्ष्य ये है कि आज हम सिविक्स खत्म कर दें। ठीक है ना। हमारा लक्ष्य यही है कि आज हम सिविक्स को बिल्कुल खत्म कर दें। और अगर आप लोगों का इच्छा हुआ, अगर आप लोगों का शौक हुआ, तो हम एक शॉट में, यानी कि वन शॉट में प्यारे बच्चों, इस पूरे चैप्टर को खत्म करना चाहेंगे। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में चुनौतियां। इसके पहले जो चौथा नंबर चैप्टर था ना, वहां पर हम लोग पढ़े थे लोकतंत्र की उपलब्धियां, कि आखिर लोकतंत्र अभी तक क्या क्या उपलब्धि हासिल किया। लेकिन इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती है। समझ रहे हैं बात को। लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती है जिसके कारण लोकतंत्र पीछे हो रहा है, जिसको और मजबूत करने की जरूरत है। समझ गए ना। इन सब चीजों के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि आज वन शॉट में सर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाए? कितने बच्चे चाहते हैं? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे चाहते हैं कि सर वन शॉट में अपना ये पूरा चैप्टर आज समाप्त हो जाए? अगर प्यारे बच्चों लगभग 1.5 घंटा पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो फिर हम एकदम वन शॉट में इसको खत्म कर देंगे। ठीक है ना। बस 1.5 घंटा, आप लोग बस आधा घंटा का हमें एक्स्ट्रा समय दे दीजिए, हम प्यारे बच्चों इसे पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है। तो अगर आप लोग वन शॉट में इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हैं, चूंकि ज्यादा हमें इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, सिर्फ लोकतंत्र के चुनौतियों के बारे में पढ़ना है कि आखिर लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती है और लोकतंत्र का जो चुनौती है उसे कैसे दूर किया जा सकता है, बस इसी के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो एक बार सारे बच्चे ना कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ सर हम तैयार हैं। और सिर्फ कहने से नहीं होगा प्यारे बच्चों, आप लोगों को शेयर भी करना होगा। ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से एक बार सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ, जो भी बच्चे हैं ना वो जल्दी से अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है। अभी प्यारे बच्चों एक घटना हमें याद आया कि जब हम अभी अपने गांव में गए थे ना, तो किसी बच्चे 4-5 बच्चे को पता चला गया, जो हमारे गांव के अगल बगल के लड़के थे ना, उनको पता चल गया कि हम गांव में आए हुए हैं। तो लगभग शाम के टाइम में जब अंधेरा हो गया था, तो उस समय हमारे घर पर आ गए। और घर पर आए तो बोले कि सर हमें पता चला कि आप गांव पर हैं, तो हम आपके यहाँ आ गए। ठीक है ना। तो वो बच्चे ना हमसे आए थे कि सर हमारे स्कूल में आप ही के वीडियो से पढ़ाई होता है, आप ही का टीवी पर चल जाता है और उससे लोग पढ़ते हैं, लेकिन नोट्स सर पूरे स्कूल में एक ही बच्चा के पास है। उनको ये जानकारी नहीं था कि नोट्स कैसे निकाला जाता है। तो वो बोले कि सर हमारे एक स्कूल में ना एक ही बच्चा के पास सिर्फ और सिर्फ नोट्स है और वो हम लोगों को देता नहीं है। समझ गए ना। उसका 1 रोल नंबर है सर, वो हमेशा 1 रोल नंबर लाता है, आप ही से पढ़ाई करता है और नोट्स को हमेशा छिपा करके लाता है, छिपा करके लेकर के चला जाता है। मांगते हैं तो नहीं देता है, कहता है कि हमारा पैसा लगा है। तो इन सब चीजों को वो बता रहे थे कि सर कैसे आपका नोट्स मिलेगा। फिर उनको हम पूरा बताए कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके हमारा नोट्स मिलेगा। और वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बोल रहे थे कि सर आपके नोट्स पढ़ करके ना वो हमेशा 1 रोल नंबर लाता है, या फिर आपसे पढ़ करके हमेशा वो 1 रोल नंबर लाता है और हमें भी आपसे पढ़ना है सर। तो वो उनको हम बताए कि किस तरीके से आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन हो सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे क्लास कर रहे थे, लेकिन उनको एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं था। नए नए मोबाइल लिए थे बेचारे, पहले कभी मोबाइल रखे नहीं थे, इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत था। ठीक है ना। उनको हम सब कुछ बताए और उम्मीद जताए कि भाई, उनको आश्वासन दिए कि चलिए पढ़िए आराम से, बढ़िया नंबर आपको आएगा, और उनको मोटिवेट किए। और बहुत अच्छा लगा प्यारे बच्चों, जब वो वैसे बच्चे ना हमसे मिलने के लिए आते हैं और तो हम कुछ सब कुछ बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना। तो गांव के बच्चे थे और गरीब परिवार के बच्चे थे, कभी उनको ये नहीं पता था कि मोबाइल कैसे, मतलब नए नए मोबाइल लिए थे। ठीक है ना। उनको यहां तक ये भी नहीं पता था कि लाइव क्लास में कैसे जुड़ते हैं। समझ गए ना। वीडियो देखते थे, हमेशा कुछ भी सर्च करते थे, टारगेट बोर्ड जानते थे, लेकिन लाइव में कैसे जुड़ा जाता है ये भी उनको नहीं पता था। तो सब कुछ हम उनको बताए और अच्छा भी लगा कि चलिए भाई, कम से कम प्रयास तो किए कि सर इस तरीके से हम आपके साथ जुड़े। कुछ बच्चे तो प्रयास तक नहीं करते हैं। समझ गए ना। तो ये हमें बिल्कुल अच्छा लगा। और देखिए कि लाइव क्लास में न जुड़ते हुए भर में भी हमारे प्रति इतना स्नेह, हमारे प्रति इतना प्यार कि वो हमारे क्लास में आने के लिए हमारे घर पर आ गए कि सर कैसे जुड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। हमारे देश में लोकतंत्र है, आपको पता है।
हमारे देश में क्या है, लोकतंत्र है, आपको पता है, और लोकतंत्र की क्या क्या चुनौती है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए भाई एकदम आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाइएगा। मात्र 199 रुपया फी है प्यारे बच्चों, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और बेहतरीन तरीके से 45 दिन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सब कुछ हम क्या करेंगे, सिलेबस खत्म करेंगे। हम अपने कॉलिंग सिस्टम से बातचीत कर रहे थे, जो बच्चे कॉलिंग पर होते हैं ना उनसे हम बातचीत कर रहे थे, तो पता चला कि सर बहुत सारे बच्चे अभी तक कोर्स को इसलिए परचेज नहीं किए हैं ताकि अभी लंबा समय है। तो खैर कोई भी जो भी बात हो, लेकिन आप लोग कोर्स में ना जरूर जुड़ जाइएगा ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना, और आप लोग भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। तो यहां पर 199 रुपया फी है प्यारे बच्चों। आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर है, दोनों में से किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। पहला नंबर है 81 14 53 20 21, इस पे कॉल कर लीजिएगा, या फिर 92 63 99 11 25, ये दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, लोकतंत्र की चुनौतियां, कि लोकतंत्र के सामने कौन कौन सी चुनौती है। देखिए प्यारे बच्चों, आपको एक चीज तो पता है कि अब्राहम लिंकन, ये जो अब्राहम लिंकन है जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र जो है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा चुना गया शासन है, समझ गए ना। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो कि जनता के द्वारा ही किया जाता है शासन, अपने ही ऊपर शासन किया जाता है, जनता खुद अपने ही ऊपर शासन करती है। कहिए कैसे? तो क्योंकि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि हम पर क्या शासन करती है, हम पर शासन करती है। तो हम जिसको चुने वही हम पर शासन कर रही है, यानी कि यहां पर जनता खुद अपने ऊपर शासन करती है अप्रत्यक्ष रूप, समझ गए ना। तो भारत में क्या है, लोकतंत्र है। और सिर्फ भारत में नहीं प्यारे बच्चों, पूरे विश्व के लगभग 100 ऐसे देश हैं जहां भी लोकतंत्र है। आपको पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ाए थे कि विश्व के लगभग 100 ऐसे देश हैं। कितने ऐसे देश हैं? 100 देश हैं जहां पर क्या है, 100 देश में क्या है प्यारे बच्चों, लोकतंत्र है। 100 देश में लोकतंत्र है, 100 देश में लोकतंत्र है। तो जिस देश में लोकतंत्र है उसके सामने सबसे बड़ा चुनौती यह है। देखिए पहले हम आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट समझा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से लिख लेंगे, समझ गए। तो पहले हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको प्यारे बच्चों क्या समझाएंगे, क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। तो पहले आप यहां पर ध्यान से देखिए, विश्व के लगभग 100 देशों में हम आपको बताए थे कि लगभग अभी पूरे विश्व में 195 देश है। 195 देश में लगभग 100 ऐसा देश है जहां पर कि लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र वाले देश में सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जाए, समझ गए ना, लोकतंत्र को और कैसे मजबूत किया जाए। और जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर लोकतंत्र सफलतापूर्वक कैसे स्थापित हो, कैसे लागू हो, यह सबसे बड़ा समस्या है, समझ गए ना। तो यहां पर आपको 2 चीज याद करना होगा। गैर लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा चुनौती यह है, ध्यान रखिएगा, जहां पर गैर लोकतांत्रिक यानी कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर सबसे बड़ा चुनौती यह है कि सफलतापूर्वक कैसे लोकतंत्र को स्थापित करें। सफलतापूर्वक लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, सफलतापूर्वक लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती, ठीक है, स्थापित करने की चुनौती। यानी कि जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर सबसे बड़ा चुनौती है कि कैसे सफलतापूर्वक हम लोकतंत्र को स्थापित करें। जैसे आपको हम नेपाल के बारे में पढ़ाए थे, याद होगा कि नेपाल में राजतंत्र था और वहां के राजा कौन थे, जल्दी से बताइए। नेपाल में राजतंत्र था और राजतंत्र में नेपाल के राजा कौन थे, जल्दी से एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिए। और क्लास को आप लोग शेयर करते रहिए, क्लास को आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से बताइए, वहां के राजा का नाम था ज्ञानेंद्र, आपको याद होगा नेपाल के राजा का क्या नाम था, ज्ञानेंद्र, ठीक है। तो किस तरीके से वहां राजतंत्र को हटा करके और लोकतंत्र को स्थापित किया गया,
लेकिन हाँ, अभी नया नया लोकतंत्र स्थापित हुआ है तो उतना ज्यादा सफल नहीं है, तो उसको किस तरीके से सफल बनाया जाए, समझ गए ना, ये सबसे बड़ा चुनौती है। अच्छा, गैर लोकतांत्रिक देश में तो सबसे बड़ा चुनौती है कि सफलतापूर्वक लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें, और दूसरा प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा चुनौती क्या है, तो ध्यान रखिएगा, लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा चुनौती है लोकतंत्र को मजबूत करने की, ठीक है ना, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, समझ गए, ध्यान रखिएगा। जहां पर लोकतंत्र नहीं है, अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे ना तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां सबसे बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से लोकतंत्र को हम स्थापित करें, सफलतापूर्वक कैसे स्थापित करें। और जहां पर लोकतांत्रिक देश है, यानी कि जो देश में लोकतंत्र है, जैसे भारत है, भारत में लोकतंत्र है, तो भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जाए, समझ गए ना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अगर प्यारे बच्चों भारत में अभी बातचीत किया जाए तो भारत में अभी मतदाता की संख्या कितना है पता है, टोटल आबादी है प्यारे बच्चों 130 करोड़, समझ गए ना, 130 करोड़ से ज्यादा है, 130-40 करोड़ आबादी है। और उसमें प्यारे बच्चों जिस समय आपका ये किताब छपा था तो उस समय 71 करोड़ मतदाता था, कितना, 71 करोड़, आपके किताब के अनुसार अभी 71 करोड़ मतदाता है, यानी कि 71 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो गया है और वो वोट देने के काबिल हो गए हैं, समझ गए ना। तो ध्यान रखिएगा, मतदाता की संख्या भी भारत में कितना है, 71 करोड़। तो हमारे सामने सबसे बड़ा चुनौती यही है, ठीक है, कि जो बुनियादी आधार है उसको हम लोग पकड़े और उसको पकड़ करके लोकतंत्र को क्या करें, मजबूत करें, समझ गए ना, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, लोकतंत्र के सामने प्यारे बच्चों बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर लोकतंत्र में हम लोग बात करें तो पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, समझ गए ना, कहा जाता है कि पुरुषों भाई ज्यादा काबिल हैं, महिलाओं को उतनी भागीदारी नहीं मिलती है जितना कि पुरुषों को मिलता है, समझ गए। तो यह भी लोकतंत्र के सामने एक बड़ा चुनौती है कि किस तरीके से महिलाओं को भी समान भागीदारी मिले, इस चीज में, लोकतंत्र में, समझ गए ना। तो जहां पर लोकतांत्रिक देश है, जहां पर लोकतांत्रिक देश है वहां सबसे पहला चुनौती तो है लोकतंत्र विस्तार का, कि लोकतंत्र को हम लोग बड़ा कैसे करें, लोकतंत्र का विस्तार कैसे करें, लोकतंत्र को हम लोग मजबूत कैसे करें, समझ गए ना। और दूसरा प्यारे बच्चों, जहां पर यह सब कुछ हो रहा है, लोकतंत्र है, वहां पर यह भी चुनौती है कि महिला और पुरुष को बराबर की भागीदारी में हम लोग कैसे शामिल करें, समझ गए ना, महिला और पुरुष को बराबर की भागीदारी में हम लोग कैसे शामिल करें। आप लोग को पता है कि भारत में जो शासन चलता है वो 3 रूप में चलता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, भारत में जो शासन चलता है वो 3 रूप में, यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। आपको हम पढ़ाए थे, कौन कौन से 3 अंग हैं जरा बताइए। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन है 3 अंग, जल्दी से जवाब दीजिए। भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग कौन कौन है। पहला है प्यारे बच्चों कार्यपालिका, नहीं, पहला है विधायिका, पहला है विधायिका, और विधायिका का काम क्या है जी, कानून बनाना। दूसरा है प्यारे बच्चों कार्यपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है प्यारे बच्चों न्यायपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है कि विधायिका जो है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि जो विधायिका है प्यारे बच्चों वो क्या होना चाहिए बताइए। जो विधायिका है वो अपने कार्य के प्रति क्या हो, समझ गए ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि जो विधायिका हो ना वो दूरदर्शिता होना चाहिए, विधायिका को दूर तक मतलब कि सोचने का क्षमता होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, समझ गए। विधायिका को क्या होना चाहिए, दूरदर्शी। चाहे अगर मान लीजिए कि कोई कानून बना रहे हैं तो कानून अभी के अनुसार तो नहीं ना बनेगा, कानून तो बनेगा कि भाई लंबा समय तक चले। जैसे हमारा संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो जिस समय संविधान लागू हुआ तो क्या यह सोच करके बनाया गया था कि आने वाले 10 साल तक यह कानून लागू रहेगा, नहीं। जो संविधान बनाया गया वो इतना सटीक संविधान था कि आज तक हम लोग उस संविधान पर बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं,
और वो संविधान हमारे लिए बढ़िया है। तो विधायिका कानून इस तरीके से बनाए कि दूर तक का देखे कि हाँ भाई भविष्य में इससे क्या लाभ होगा, क्या इससे हानि होगा, समझ गए ना। तो कहा जाता है कि विधायिका को क्या होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। विधायिका को क्या होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। और कार्यपालिका को प्यारे बच्चों ऊर्जावान होना चाहिए, समझ गए ना, एकदम मन से, एकदम पूरे तनमन से काम करे, समझ गए ना। कार्यपालिका में कौन सा आता है, जो कार्य करता है, जैसे जो पदाधिकारी हो गया, डीएम हो गया, एसपी हो गया, पुलिस हो गया, ये सब कार्यपालिका है, समझ गए, जो कि संविधान को लागू करवाता है। तो जब तक कार्यपालिका में ऊर्जा नहीं रहेगा वो कभी भी संविधान को लागू करवा पाएगा नहीं ना। तो कार्यपालिका में कहा जाता है कि हमेशा ऊर्जा होना चाहिए और न्यायपालिका हमेशा सत्यवान होना चाहिए, समझ गए ना। न्यायपालिका हमेशा सत्यवान होना चाहिए। कहने का मतलब कि जो फैसला देने वाले जज साहब हैं वो गलत फैसला अगर दे देंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा सत्य की ओर फैसला दें, समझ गए ना। क्योंकि लोग सबसे अंतिम उम्मीद कहां से लगाते हैं, न्यायपालिका से लगाते हैं। कहते हैं ना कि हमें कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। तो अगर न्यायालय पर भरोसा है तो न्यायालय को सत्यवान बनना चाहिए ना। अगर न्यायालय ही सत्यवान नहीं रहेगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा ना। तो इसलिए प्यारे बच्चों कहा जाता है कि जो भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं उनमें विधायिका को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए, दूर का विचार करना चाहिए, दूर का सोचना चाहिए, भविष्य का सोचना चाहिए। कार्यपालिका को ऊर्जावान होना चाहिए और न्यायपालिका को सत्यवान होना चाहिए, समझ गए। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं कि चलिए भाई अच्छी बात है कि भारतीय लोकतंत्र के ये तीनों अंग हैं, लेकिन फिर भी तो लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत सारा चुनौती है, ढेर सारा चुनौती है लोकतंत्र के सामने, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चों अभी चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ जो चुनौती ऐसा है ना जो दीर्घकालिक है, जो लंबे समय तक बना हुआ है और लंबे समय से बना हुआ है, समझ गए ना। कुछ चुनौती ऐसा है जो दीर्घकालिक है, जो कि बहुत पहले से बना हुआ है और उम्मीद है कि आगे तक भी बहुत आगे समय तक बना रहेगा। यानी कि कुछ चुनौती ऐसा है जो दीर्घकालिक है और कुछ चुनौती ऐसा है जो समकालिक है, मतलब कि उसे खत्म किया जा सकता है, अल्पकालिक है, समझ गए ना। तो 2 प्रकार की चुनौती है, एक दीर्घकालिक है और एक अल्पकालिक है, समझ गए। यानी कि एक चुनौती ऐसा है जिसे खत्म करना बहुत मुश्किल है, जल्दी खत्म नहीं हो पाएगा, और एक चुनौती ऐसा है जिसे हम लोग आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो उन सभी चुनौतियों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, समझ गए ना। आप लोग आज देख रहे हैं कि इतना बढ़िया लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र स्थापित हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत में महंगाई कितना तेज है, महंगाई कितना तेज गति से बढ़ रहा है, बताइए। महंगाई कितना तेज गति से बढ़ रहा है ये आपको पता है। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर विधायिका का अर्थ क्या होता है। क्या प्यारे बच्चों हम आपको इन सब तीनों के बारे में विस्तार से नहीं बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब होता है कानून बनाने वाला। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने विधायक जी को, अपने सांसद को, मुख्यमंत्री, यानी कि जो भी नेता है ना वो सब विधायिका होते हैं। नेता जो हो गए वो क्या है, विधायिका है, जिनका काम है कानून बनाना। अच्छा, कार्यपालिका में जो उस कानून को पास करवाते हैं, जो उस कानून को पालन करवाते हैं, समझ गए। जैसे पुलिस पदाधिकारी हो गया, ऑफिसर हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया जी, कार्यपालिका। और कोर्ट हो गया क्या, न्यायपालिका। तो तीनों के बारे में हम आपको विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग शुरू से हमसे सिविक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इन सब तीनों के बारे में हम जरूर बताए थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आप लोग प्यारे बच्चों हम आपको क्या बता रहे थे कि हाँ लोकतंत्र स्थापित हुए लगभग 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि महंगाई कितना तेज गति से यहां बढ़ रहा है। महंगाई ही नहीं प्यारे बच्चों, बेरोजगारी भी बढ़ रहा है। सिर्फ अगर हम लोग महंगाई की बात करें तो उचित नहीं होगा, सिर्फ हम लोग महंगाई की बात करें तो उचित नहीं होगा। महंगाई के अलावा बेरोजगारी भी बढ़ रहा है, समझ गए ना, बेरोजगारी भी बढ़ते जा रहा है। महंगाई तो बढ़ ही रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, यानी कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। और जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहेगा तो फिर कैसे सामान को खरीदेंगे, फिर तो महंगाई बढ़ जाएगा, तो और बेचारे भूखे मर जाएंगे। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि हमारे सामने एक बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग का समस्या है। इसके अलावा और भी हमारे सामने बहुत सारा समस्या है, जलवायु परिवर्तन, विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा। आजकल हम लोग ना अपने देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। अक्सर आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि कभी इधर आतंकवादी घटना हो गया, कभी उधर आतंकवादी घटना हो गया, कभी उसको पुलिस वाला को मार दिया, 4 पुलिस वाला जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। अक्सर आए दिन आप लोग इस प्रकार का घटना सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति देश के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। तो आंतरिक सुरक्षा भी ना हमारे लिए एक बड़ा मामला है, ठीक है।
आंतरिक सुरक्षा भी हमारे लिए एक बड़ा मामला है। समझ गए ना, कि हम लोग किस तरीके से हम लोग देश के अंदर सुरक्षित रहें, ठीक है ना, रक्षा तैयारी को कैसे मजबूत करें, ये सब प्यारे बच्चों क्या है, हमारे देश में महत्वपूर्ण चुनौती है। और इन सब चीजों को ना, ठीक है, दूर करना होगा। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, हमें पढ़ करके तो हंसी आ गया, पहली बार हम सोचे भी नहीं थे इसके कभी। एक बच्चे बोल रहे हैं कि विधायक जी की पत्नी को विधायिका कहते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हाँ विधायक की वाइफ को विधायिका कहते हैं। अरे ऐसा मत बोल दीजिएगा, विधायक की पत्नी को विधायिका नहीं कहते हैं। हाँ ऐसा बोलिएगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। विधायक की पत्नी को विधायिका नहीं कहते हैं, कभी ऐसा बोलिएगा भी मत। विधायिका में जितने भी सारे कानून बनाने वाले लोग आते हैं ना, वो सब आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग मुख्य रूप से बात करते हैं लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौती है। समझ गए ना, लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां, लोकतंत्र की मुख्य चुनौतियां, ये दो चैप्टर, जो लास्ट वाला दो चैप्टर है ना प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को ज्यादा लिखावट नहीं करना है, बस थ्योरी समझना है और क्वेश्चन का जवाब दे देना है। समझ गए ना, बस समझने वाला दोनों चैप्टर है, लोकतंत्र की उपलब्धियां और लोकतंत्र की चुनौतियां, दोनों बस समझने वाला चैप्टर है। अगर समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। तो अगर हम बात करें लोकतंत्र के मुख्य चुनौतियों के बारे में, तो सबसे पहला चुनौती क्या आएगा? सबसे पहला चुनौती तो यही है कि लोकतंत्र को कैसे और मजबूत किया जाए। समझ गए ना, तो सबसे पहला चुनौती तो यही है, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती। यानी कि लोकतंत्र तो लागू है, लोकतंत्र के अनुसार सारा काम भी हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र प्यारे बच्चों उतना सुदृढ़ नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो अभी हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, कि किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करें ताकि भ्रष्टाचार दूर हो। समझ गए ना, देश के प्रति लोग समर्पित रहें, देश में कोई कानून के विरोध में न जाए, संविधान के अनुसार लोग चलें। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए? ये सब है प्यारे बच्चों लोकतंत्र को मजबूत करने का उपाय। समझ गए ना, तो सरकार को ये चाहिए कि सख्त से सख्त कानून अपनाएं और लोकतंत्र को किसी तरीके से और ज्यादा मजबूत करें। समझ गए ना, तो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती हमारे देश में सबसे अधिक है। तो ये हो गया पहला चुनौती कि भाई जहां पर हम आपको शुरू में ही बताया ना कि जहां पर लोकतंत्र ऑलरेडी लागू है वहां पर चुनौती है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, और जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर यह चुनौती है कि कैसे सफलतापूर्वक लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। समझ गए ना, वहां का जो राजा होगा, अगर मान लिया जाए कि हम किसी देश के राजा हैं, तो हम कभी चाहेंगे कि यहां पर लोकतंत्र स्थापित हो? नहीं चाहेंगे। जैसे आप लोगों को हम नेपाल के बारे में बताए थे कि नेपाल का राजा कभी नहीं चाहता था कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हो, फिर भी वहां पर आंदोलन हुआ, विद्रोह हुआ और अंत में जाकर के लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो कोई भी राजा नहीं चाहता है कि राजतंत्र हमारा छिना जाए। राजतंत्र छिनाने का मतलब समझते हैं, पावर छिना जाता है ना, तो कोई भी आदमी चाहेगा कि हमारा पावर छिना जाए। ऐसे राजा महाराजा क्या करते हैं, जो बोल दिए वही कानून बन गया, जो बोल दिया कि आज से ये चीज लागू हो तो वो चीज लागू हो गया। लेकिन लोकतंत्र में क्या है, अगर मोदी जी आएंगे और बोल देंगे कि चलो आज से ये चीज लागू तो हो जाएगा, नहीं, उस पर जनता विचार करेगी और जनता को अगर नहीं पसंद आया तो जनता हटवाएगी। जनता बोलेगी कि नहीं हमको पसंद है, हटाइए। जैसे कृषि बिल को अभी आप लोग देखे होंगे कि किसान लोग कितना ज्यादा आंदोलन किए थे उस बिल को हटाने के लिए। समझ गए ना, और अंत में हटाना भी पड़ा। तो जो चीज जनता के अनुरूप नहीं है उसके सामने सरकार को झुकना पड़ता है। समझ गए ना, हाँ, जो चीज जनता के अनुरूप नहीं है उसे हटाना पड़ता है। जबरदस्ती आप जनता पर कोई कानून, कोई नियम कानून नहीं थोप सकते हैं। समझ गए ना, तो यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती सबसे ज्यादा है। दूसरा प्यारे बच्चों हम आपको बता भी चुके हैं कि दूसरा जो चुनौती है यह है कि महिला और पुरुषों की समान भागीदारी, महिला और पुरुष, या फिर कह सकते हैं महिला और अल्पसंख्यकों की, महिला और अल्पसंख्यक, महिला और अल्पसंख्यकों की, महिला और अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी। ठीक है ना, समान भागीदारी, यानी कि यहां पर महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले भागीदारी उतना नहीं मिलता है। अभी आप लोग देखते होंगे कि
अधिकांश जो नेता हैं, अधिकांश नेता की हम बात करते हैं, अधिकांश नेता वो पुरुष होते हैं, महिला नेता बहुत कम है। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद 10% महिला नेता है। 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद कितना प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है, तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद 10% महिलाओं की भागीदारी है। यानी कि महिलाओं को बिल्कुल भी उचित भागीदारी नहीं मिलता है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लैंड में चले जाएं, अगर हम लोग इंग्लैंड में चले जाएं तो वहां पर जानते हैं महिलाओं की भागीदारी कितना प्रतिशत है? इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में महिला प्रतिनिधित्व की महिला की भागीदारी, संसद में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, भागीदारी 19% है प्यारे बच्चों, 19.1% महिला की भागीदारी है। कितना है? 3% है, 19.3% भागीदारी है। अगर इंग्लैंड में चले जाइए ना तो वहां पर महिला की भागीदारी कितना है? 19.3% है। समझ गए? अगर अमेरिका में चले जाइए, अगर प्यारे बच्चों आप लोग अमेरिका में जाएंगे तो वहां पर है 16.3%, 16.3% भागीदारी है। समझ गए ना? उसी प्रकार से अगर आयरलैंड में चले जाएं, इटली में चले जाएं, अगर इटली में भी जाइएगा ना, इटली में भी जाइएगा तो 16.01% है। समझ गए? लेकिन अगर भारत के बारे में बातचीत किया जाए तो 15वीं लोकसभा चुनाव के बाद 10% भागीदारी है। यानी कि भारत में सबसे कम महिला प्रतिनिधित्व का भागीदारी है। समझ गए? अगर आपसे हम पूछ दें अभी, अगर नेता का नाम पूछे ना तो पुरुष नेता का नाम आप लोग ढेर सारा बता दीजिएगा। नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, नीतीश कुमार है, और पता नहीं कितना नेता का, योगी आदित्यनाथ, कितना नेता का नाम बता दीजिएगा। लेकिन अगर वहीं हम पूछ दें कि महिला नेता का नाम बताओ तो फिर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। 2-4 नेता के नाम बताएंगे और फिर कहेंगे कि सर सोचना पड़ेगा, अभी याद नहीं आ रहा है। समझ गए ना? तो महिला नेता का नाम आप लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि महिलाओं की भागीदारी कम है। समझ गए ना? एक तो महिला नेता कम है, उसमें भी उसका भागीदारी कम है। समझ गए ना? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गया सबसे पहला चीज कि महिला की भागीदारी कम है। समझ गए? हाँ, अगर पूछ दें कि महिला नेता का नाम बताओ तो आप कहेंगे कि सर ममता बनर्जी, बगल के है भाई, मुख्यमंत्री हैं, तो ममता बनर्जी का नाम तो आप लोग सबसे पहले ले लेंगे। समझ गए ना? ममता बनर्जी का नाम आप लोग सबसे पहले ले लेंगे। बिहार में बातचीत किया जाए तो कहेंगे कि सर राबड़ी देवी का नाम ले लीजिए। समझ गए ना? जो कि बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है, बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है राबड़ी देवी, तो राबड़ी देवी का नाम आप लोग ले लेंगे। अगर प्यारे बच्चों केंद्र में बातचीत किया जाए तो केंद्र में किनका नाम लेंगे? हैं? केंद्र में हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उनका नाम ले सकते हैं। हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन। समझ गए ना? उनका नाम आप लोग लिख सकते हैं। अधिकांश बच्चे तो ममता बनर्जी ही लिख रहे हैं। ठीक है? हमारी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनका नाम ले सकते हैं। समझ गए कि द्रौपदी मुर्मू क्या है? राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी तो अभी है नहीं, तो इंदिरा गांधी के बारे में लिख सकते हैं, खैर अभी तो है नहीं। इसके अलावा और कौन है? ये स्मृति ईरानी का नाम ले सकते हैं, स्मृति ईरानी है। समझ गए? तो अभी भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि महिला नेता हैं, लेकिन हाँ फिर भी भागीदारी बहुत कम है। समझ गए ना? महिला नेता की भागीदारी बहुत कम है। तो ये महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात कर रहे हैं। उसके अलावा एक कॉमन सा एग्जाम्पल देते हैं। आप सभी लोगों के गांव में जो मुखिया जी होंगे ना, वो पुरुष नहीं होंगे, महिला होंगे। मुखिया महिला है, लेकिन क्या महिला काम करती है? नहीं। या तो उसका पति काम करता है या तो उसका बेटा रौब झाड़ता है। समझ गए ना? यानी कि मुखिया है, मतलब मुखिया लेडीज हैं। समझ गए? चाहे हम लोगों की पंचायत की बात हो या आप लोगों की पंचायत की बात हो, सब जगह पर यही हाल है। मुखिया जो है ना, मुखिया उम्मीदवार के रूप में महिला खड़ा है, लेकिन उसका टोटल काम कौन करेगा? टोटल काम करेगा उसका पति, उसका बेटा। समझ गए ना? और उसके पति को ही लोग मुखिया जी बोलते हैं, जबकि मुखिया जी वो नहीं है। मुखिया जी है उनकी पत्नी, मुखिया जी है उनकी पत्नी, लेकिन पत्नी को समझा जाता है कि काम करने लायक थोड़े है। अरे तो इसको तो खड़ा कर दिया भाई, सरकार कह दिया था कि महिला सीट है तो महिला को खड़ा कर दिए, लेकिन काम कौन करेगा? उसका पति करेगा। काम कौन करेगा? उसका बेटा करेगा। तो ये बताइए हमारे देश के लिए चुनौती न है? अरे ये हमारे देश के लिए चुनौती है कि नहीं है कि मुखिया है महिला, अगर साइन करवाने जाइएगा ना तो महिला साइन करेगी, चाहे हो सकता है कि महिला टिप्पा देगी, अनपढ़ है। समझ गए ना? लेकिन काम कौन कर रहा है? पुरुष कर रहा है, का बेटा कर रहा है। तो ये हमारे लिए देश का सबसे बड़ा चुनौती है। समझ गए ना? कि महिलाओं को भागीदारी अगर मिल भी रहा है तो उसको पूरा करने नहीं दिया जा रहा, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, उसको उस लायक नहीं समझा जा रहा है।
समझ गए ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और दूसरा बात है अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का मतलब हुआ कि जिनका संख्या कम है। समझ गए? अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जातीय जनगणना हुआ है हमारे बिहार में। समझ गए ना? बिहार में क्या हुआ है? जातीय जनगणना। और ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि जिनका जितना प्रतिशत संख्या है उनको उसी अनुसार से भागीदारी मिलेगा। यानी कि अगर अल्पसंख्यक कम है तो उनको सबसे कम भागीदारी। बताइए लोकतंत्र में क्या ऐसा संभव है? लोकतंत्र में क्या ऐसा हो सकता है प्यारे बच्चों कि जो कम संख्या में है उनको बराबर नजरिए से न देखा जाए? अब जिनका संख्या कम है उनको देखा, अरे इसका तो संख्या कम है, इसको कमे भागीदारी देते हैं। ऐसा हो सकता है? बताइए, नहीं ना। लोकतंत्र ये कहता है कि चाहे कम संख्या में रहें चाहे ज्यादा की संख्या में रहें, यानी कि अल्पसंख्यक रहें या बहुसंख्यक रहें, आपको बिल्कुल समान अधिकार मिलेगा। समझ गए ना? लोकतंत्र तो यही ना कहता है। लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यह कहता है कि चाहे अल्पसंख्यक रहें या फिर बहुसंख्यक रहें, आपको लोकतंत्र में समान भागीदारी मिलेगा। लेकिन जातीय जनगणना के बाद यह कहा जा रहा है कि नहीं, जिसकी जितनी संख्या है उसे उतना ही योगदान दिया जाएगा। तो यह हमारे देश के लिए क्या है? चुनौती न है। यह हमारे देश के लिए चुनौती है। तो ये सब प्यारे बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है कि चाहे महिला हो या फिर अल्पसंख्यक हो, उनको समान भागीदारी मिले। ऐसा नहीं कि अगर अल्पसंख्यक है तो उनको कम भागीदारी मिलेगा, जो बहुसंख्यक है उनको ज्यादा भागीदारी मिलेगा, फिर तो ऐसा दिक्कत हो जाए। समझ गए ना? फिर तो कुछ दिन में यह भी हो जाएगा कि जिनके पास ज्यादा पैसा है उनको ज्यादा भागीदारी मिलेगा और जिनके पास कम पैसा है उनको कम भागीदारी मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना जी? बताइए। अब कुछ दिन में और ऐसा हो जाएगा कि जिनके घर में 10 गो वोट है उनको ज्यादा अनाज मिलेगा राशन कार्ड से, अब जिनके घर में 2 गो वोट है उनको कम अनाज मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा भी तो हो सकता है ना? तो ये सब प्यारे बच्चों लोकतंत्र के लिए चुनौती है। हमारा संविधान कहता है कि सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिले। समझ गए ना? सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। समझ गए? ये चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, उनको समान अधिकार मिले। समझ गए? ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो महिला और अल्पसंख्यक की समान भागीदारी, ये भी प्यारे बच्चों क्या है? हमारे देश में एक चुनौती है। उसके अलावा तीसरा चुनौती क्या है? आर्थिक अपराध। तीसरा चुनौती है आर्थिक अपराध। आर्थिक अपराध मतलब समझ रहे हैं बात को? आर्थिक अपराध मतलब बात को समझ रहे हैं? अच्छा, आर्थिक अपराध मतलब क्या हुआ, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए बहुत सारे सांसद जी को आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे सांसद हो गए, समझ गए ना? या फिर विधायक हो गए, समझ गए ना? देखते होंगे कि चुनाव लड़ने के पहले गरीब होते हैं, चुनाव लड़ने के पहले गरीब होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव लड़ते हैं उसके बाद वो करोड़पति बन जाते हैं। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे मुखिया जी को देखिए ना भाई, मुखिया जी क्या करेंगे? मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए खेत तक बेच देते हैं। समझ गए ना? मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए वो क्या करते हैं? खेत तक बेच देते हैं। और फिर उसके बाद पता चलता है कि 5 साल में वो करोड़पति बन गए। समझ गए ना? होता है कि नहीं होता है? ऐसा क्यों होता है? यह हमारे देश में ना आर्थिक अपराध है प्यारे बच्चों, जो कि सबसे बड़ा चुनौती है। समझ गए? सबसे बड़ा क्या है? चुनौती है ये। आज जो वो खेत बेच करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो इसलिए बेच रहे हैं कि हम नुकसान में चले जाएं? नहीं, वो सोच रहे हैं कि बस एक बार जीत खाली जाए ना, जीतने के बाद तो ऐसा 10 गो खेत खरीद लेंगे। पहले ही टारगेट टू कर लेते हैं कि बस खाली एक बार जीत जाए ना, एक गो खेत बेचे हैं ना, 10 गो खेत खरीद लेंगे। समझ गए? ये होता है अगर चुनाव में खर्च किए हैं। हाँ देखिए, ये भी प्यारे बच्चों एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। समझ गए ना? बहुत बड़ा चुनौती है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात आप लोग ये देखते होंगे कि यहां टैक्स चोरी होता है। समझ गए ना? सांसद, विधायक या फिर बहुत सारे बड़े बड़े ऑफिसर सब टैक्स चोरी करते हैं। तो खैर उन सब चीजों के बारे में ना हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये आर्थिक अपराध भी प्यारे बच्चों क्या है? एक बड़ा चुनौती है। उसके बाद चौथा नंबर काला धन। बात सुने होंगे आप लोग काला धन का। काला धन क्या होता है? सबसे पहले ना हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, काला धन प्यारे बच्चों 2 तरीकों से रखा जाता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि गैर कानूनी तरीके से आप धन अर्जित कर लिए। समझ गए ना? एक होता है कि सरकार के नजर में कि भाई हम ये काम कर रहे हैं और इससे हमें इतनी कमाई हो रही है और हमारे पास उतना ही पैसा है जितना हम कमाते हैं। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा, ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज कि जो
कमा रहे हैं उसमें से सरकार को टैक्स देना पड़ता है। समझ, जैसे अभी आप लोग नाम सुने होंगे जीएसटी का, 18% सरकार को टैक्स देना पड़ता है। समझ गए ना? तो यानी कि अगर आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से आपको 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? अगर आपकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से ध्यान रखिएगा, हाँ समझ गए ना, 1 करोड़ रुपया, अगर ध्यान रखिएगा, अगर 1 करोड़ रुपया किसी का वार्षिक आय है तो उसमें से 18 लाख रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अब ये 18 लाख बचाने के लिए कि सरकार को हमें इतना टैक्स न देना पड़े, इसके लिए अच्छा लोगों को क्या लगता है ना कि अरे अपना पैसा कमाया हुआ है भाई, हम कमाएंगे और सरकार को झूठों के 18 लाख रुपया टैक्स दे दें, 18% टैक्स दे दें, हैं? ऐसा होता है ना कि हम कमाएंगे और झूठों के सरकार को टैक्स दे दें। तो इसलिए लोग क्या करते हैं ना कि सरकार से छुपा लेते हैं, सरकार को कहते हैं कि नहीं हम 1 करोड़ रुपया नहीं कमाए हैं, हम 10 लाख रुपया कमाए हैं, अब 10 लाख का हमसे 18% ले लीजिए, यानी कि 90 लाख का टैक्स तो वो चोरी कर लिए। तो ये जो टैक्स चोरी किए ना, ये भी काला धन में ही आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो टैक्स चोरी किए ये भी किस में आता है? काला धन में ही आता है। तो काला धन 2 तरीके से रखा जाता है। पहला तो तरीका हो गया कि गैर कानूनी तरीके से हम क्या कर लिए? धन अर्जित कर लिए। गैर कानूनी तरीके से हम धन अर्जित किए, यानी कि जो लीगल काम नहीं है उससे धन अर्जित कर लिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई सरकारी पोस्ट पर है, समझ गए, और उसका वेतन है 50,000 रुपया, वेतन है 50,000 रुपया, लेकिन 21 साल के बाद पता चलता है कि उसके पास आ गया 1 करोड़ रुपया। 21 साल के बाद जैसे ही नौकरी लगा, 1 साल के बाद वो 1 करोड़ का जमीन खरीद लिया। अब सरकार के नजर में जाएगा तो तुरंत कहेगा कि अरे पूरा 1 साल होवे किया है, तुम्हारा सैलरी है 50,000 रुपया, तो 1 साल में तुमको कायदे से कितना रुपया होना चाहिए था? 8 लाख रुपया होना चाहिए था, 7-8 लाख रुपया तू कमाता, लेकिन तू 1 करोड़ की जमीन कैसे खरीद लिया? तो सरकार को क्या बताएगा कि घूस लिए हैं? नहीं। तो वो जो घूस लिया ना प्यारे बच्चों, वो काला धन है। समझ गए ना? जो घूस लिया और घूस के पैसे से जो अपना काम किया वो काला धन है। समझ गए? दूसरा बात कि सरकार से टैक्स का चोरी कर लेना, समझ गए ना? तो 2 तरीके से होता है, सरकार से टैक्स का चोरी करना। अब जो टैक्स भी होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहला चीज तो हो गया, देखिए काला धन में हम आपको क्या बताए, काला धन में पहला होता है गैर कानूनी तरीके से धन अर्जित करना। गैर कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से धन कमाना, धन अर्जित करना, धन अर्जित करना, ये हो गया पहला काला धन। और दूसरा हो गया प्यारे बच्चों टैक्स का चोरी करना, टैक्स का चोरी करना। समझ गए ना? अच्छा, इसमें जो टैक्स जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये 2 तरीका का होता है। एक होता है क्या? एक होता है प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अच्छा, प्रत्यक्ष कर क्या होता है? जो सरकार को हम लोग सीधे सीधे टैक्स देते हैं, समझ गए ना? सरकार को हम लोग जो सीधे सीधे टैक्स देते हैं वो होता है प्रत्यक्ष कर। जैसे अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं ना, तो उसमें से 18,000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? अगर हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 18,000 रुपया सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? ये है प्रत्यक्ष कर, कि हम सीधे सीधे गए और सरकार को बोल दिए कि देखिए हम 1 लाख रुपया कमाए हैं, उसमें से 18,000 रुपया आपका। समझ गए ना? अब वो टैक्स का सरकार क्या करेगी? भाई सरकार हमसे पैसा काहे लेती है? सरकार बहुत कुछ काम करती है। जैसे सड़क बनवा रही है तो सरकार क्या घरे से पैसा लाएगी? उनके घर में पैसा का पेड़ है? नहीं ना। सरकार अगर किसी को वृद्धा पेंशन दे रही है, सरकार अगर किसी को इंदिरा आवास दे रही है, घर दे रही है, सरकार किसानों को 6,000 रुपया दे रही है कि चलिए भाई आपको हम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपया देते हैं। समझ गए? तो ये सब पैसा कहां से आता है? बहुत सारा योजना चल रहा है, तो ये सब पैसा कहां से आता है बताइए? ये सब पैसा कहां से आता है? टैक्स के पैसे से ही होता है ना। आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एकाएक मर जाता है तो उसको 4 लाख रुपया सरकार देती है। समझ गए? तो वो सब पैसा कहां से आता है? वो सब टैक्स का पैसा है। समझ गए? वो सब टैक्स का पैसा है। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स 2 प्रकार से, एक तो हो गया प्रत्यक्ष टैक्स, प्रत्यक्ष कर जिसको बोलते हैं, टैक्स को हिंदी में बोलते हैं कर। तो एक प्रत्यक्ष कर हो गया जिसको सरकार से हमें सीधे सीधे देना पड़ता है, और एक होता है अप्रत्यक्ष कर, जो कि आपको लग रहा है कि हम सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। पता है कैसे? मान लिया जाए कि हम ये मोबाइल लिए, ठीक है, और इस मोबाइल का कीमत मान लिया जाए कि 25,000 रुपया है, ठीक है ना, या फिर 40,000 रुपया है, जो भी मानना है मान लीजिए। अगर मोबाइल का कीमत कितना है? 40,000 रुपया है। तो 40,000 रुपया है तो हमको तो ये लग रहा है कि मोबाइल का दाम 40,000 रुपया है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मोबाइल पर टैक्स ऑलरेडी जोड़ा हुआ है 18%। यानी कि अगर मोबाइल 40,000 रुपया का है तो इसमें सोच लीजिए कि 18% जो है ना प्यारे बच्चों, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका 18% जो आपका है, ये आपका टैक्स इस पर जोड़ा हुआ है। यानी कि आपको लग रहा है कि हम 40,000 के मोबाइल लिए, लेकिन 40,000 के मोबाइल पर 18% टैक्स चला गया सरकार को। समझ गए ना? जैसे देखिए 40,000 का हम मोबाइल लिए तो इसका 18% कितना हुआ बताइए? हाँ 18% कितना हुआ जी? 7200 रुपया हुआ ना। 18% कितना हो गया? 7200 ही होगा ना। पर जोड़ करके देख लीजिए, 10% हो गया 4,000, 1% हो जाएगा कितना 400, तो 1% हुआ 400, तो 36 दूनी 72, हाँ 7200 हुआ ना। 400 तो 10, बहत्तर सौ ही हुआ ना। हाँ 7200, तो ये यानी कि 7200 रुपया हम सरकार को टैक्स दे दिए। यानी कि अगर हम 40,000 का मोबाइल परचेज कर रहे हैं, अगर हम 40,000 का मोबाइल ले रहे हैं तो उसमें कंपनी को ना कितना जा रहा है पता है? कंपनी को 40,000 नहीं जा रहा है, कंपनी को कम ही जा रहा है, और 7200 रुपया हम सरकार को उसमें से टैक्स दे दिए। अगर ये टी शर्ट हम 1,000 रुपया में लिए हैं, सोच करके देखिए, अगर हम ये टी शर्ट 1,000 रुपया में लिए हैं ना, तो इसका 18% सरकार को जीएसटी गया है। समझ गए? इसका 18% सरकार को जीएसटी गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर एक चीज पर सरकार को टैक्स लगता है। समझ गए ना? जैसे अगर मान लिया जाए कि हम जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, इस डिजिटल बोर्ड का कीमत 2 लाख रुपया है, तो 2 लाख रुपया में ना मुश्किल से इस डिजिटल बोर्ड का कीमत 1,60,000 के आसपास होता है। 40,000 रुपया सरकार को टैक्स जाता है। समझ गए? यानी कि हर एक चीज पर सरकार को टैक्स जाता है। ठीक है ना? और हाँ, सब पर टैक्स अलग अलग लगता है। समझ गए ना? खाने वाला चीज है उस पर अलग टैक्स, मोबाइल है उस पर अलग टैक्स। समझ गए? इन सब चीजों पर टैक्स अलग अलग है। मोबाइल पर तो 28% तक जीएसटी लगता है, हम तो 18% बता रहे हैं ना, मोबाइल पर 28% तक जीएसटी लगता है। समझ गए? सोच करके देखिए जरा, बहुत सरकार को टैक्स देना पड़ता है। अगर किताब भी एक लेते हैं ना, तो किताब में भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। सोचिए, एक कलम लेते हैं ना, कलम में भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो हमें तो लग रहा है कि हम कलम का दाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें से सरकार को टैक्स जा रहा है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो वैसे टैक्स को ना, वैसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। समझ गए? तो सीधे सीधे हम लोग सरकार को नहीं दे करके हम लोग किसी सामान खरीदते हैं और उसके माध्यम से सरकार को टैक्स जाता है, उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। और जो सीधे सीधे सरकार को दे रहे हैं उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। समझ में आया? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो काला धन लोग क्या करते हैं? अर्जित कर लेते हैं। उसके अलावा अभी आप लोग देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार, लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनौती क्या है जी? भ्रष्टाचार। लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनौती है भ्रष्टाचार। किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाइए, भ्रष्टाचार आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? आज सरकारी कार्यालय को तो दूर हटाइए, अगर आपके गांव में सरकारी योजना से नली गली बनना है, नली गली का निर्माण होना है ना, तो देखिएगा 1 नंबर ईंटा की जगह 2 नंबर का ईंटा लग रहा है। ठीक है, 1 नंबर ईंटा की जगह 2 नंबर का ईंटा लग रहा है। अगर ढलैया हो रहा है तो वहां पर खरब का सीमेंट लग रहा है। समझ गए? सब क्या है? भ्रष्टाचारी है ना। जो आपके प्रतिनिधि हैं, जो उस काम को करवा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि खराब सामान लगाएंगे तो पैसा हमारा ज्यादा बच जाएगा। समझ गए ना? तो ये होता है प्यारे बच्चों। तो वहां पर क्या है? भ्रष्टाचार है। तो अभी लोकतंत्र के सामने भ्रष्टाचार भी एक सबसे बड़ा चुनौती है। लोकतंत्र के सामने भ्रष्टाचार भी क्या है? एक सबसे बड़ा चुनौती है। उसके अलावा अगला चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार के बाद अगला चुनौती है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव, यह भी लोकतंत्र का चुनौती है। केंद्र और राज्य के बीच तनाव है। समझ गए ना? तनाव। अब मान लिया जाए कि जैसे केंद्र में बीजेपी है, केंद्र में बीजेपी है, और अगर किसी राज्य में भी बीजेपी है, तब तो मामला एकदम बढ़िया रहेगा, चलो हमरे आदमी है। लेकिन अगर केंद्र में बीजेपी है और बिहार में जदयू और राजद है, तो केंद्र सरकार से कभी बनेगा? नहीं बनेगा, हमेशा तनाव रहेगा। नीतीश कुमार बुराई करेंगे नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी कहेंगे कि हम तो बढ़िया हैं, नीतीश कुमार खराब है। समझ गए ना? तो हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तनाव रहता है। तो यह भी लोकतंत्र का चुनौती है। लोकतंत्र में इसको सुधारने की जरूरत है कि भाई हैं तो एक ही देश के लोग,
में तनाव नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? तो केंद्र और राज्य के बीच जो तनाव होता है यह भी लोकतंत्र का क्या है, एक बड़ा चुनौती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, अब उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको क्या बता रहे हैं, ये भी एक चुनौती है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ना कहां तक लिखे थे, छठा ना, अब 7वां नंबर, आतंकवाद। प्यारे बच्चों, आतंकवाद ये भी लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है। आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है। आए दिन आप लोग देखते रहते हैं कि आतंकवादी घटना घटते रहता है, आतंकवादी घटना घटते रहता है हमेशा। कभी देखते हैं कि उधर जवान शहीद हो गया, कभी उधर शहीद हो गया। अभी आप लोग देखे होंगे कसाब का बात सुने होंगे, कसाब जो मुंबई में इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया था, ताज होटल को उड़ा दिया था। आए दिन आप लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री को धमकी मिल रहा है, मुख्यमंत्री को धमकी मिल रहा है। कभी आप लोग सुनते हैं कि हनुमान मंदिर को उड़ाने का धमकी मिल रहा है, कभी सुनते हैं कि पीएमसीएच को उड़ाने का धमकी मिल रहा है। तो ये सब ना आतंकवादी घटना, समझ गए ना? आतंकवादी घटना जो है ये भी हमारे देश के लिए एक बड़ा चुनौती है। समझ गए? आतंकवादी घटना हमारे देश के लिए एक बड़ा चुनौती है। उसके बाद प्यारे बच्चों है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव यह भी हमारे देश में ना एक बड़ा चुनौती उभर करके आया है। ठीक है, लोकतंत्र एक बड़ा चुनौती है कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे ना तब तक लोकतंत्र के बारे में अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक लोग समझ नहीं पाएंगे कि आखिर लोकतंत्र में हमारा क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। समझ गए ना? तो यह शिक्षा का अभाव भी लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा चुनौती है जिस पर आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, जब चुनाव होता है तो चुनाव में देखते होंगे अंधाधुंध खर्च किया जाता है। अंधाधुंध चुनावी खर्च, अंधाधुंध चुनावी खर्च देखते हैं ना। सब पार्टी वाला सोचता है कि कितना रुपया लुटा दें, एकदम कितना रुपया उड़ाए कि वोट पूरा हमरे मिल जाए। समझ गए? जिस दिन वोट वाला दिन रहता है ना तो 500 रुपया सब लोगों को बांट देते, लो भाई 500 लो, दारू पी लो, ये करो वो करो, धोती ले लो, साड़ी ले लो, मतलब चाहे जैसे भी हो, जो जितना भी रुपया खर्च हो, लेकिन वोटवा हमरे दो। समझ गए ना? यानी कि चुनाव में अंधाधुंध खर्च किया जाता है, यह भी लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है। समझ गए ना? यहां पर इलेक्शन कमीशन को यानी कि चुनाव आयोग को यह चाहिए ना कि चुनाव का जितना भी खर्चा है वो हम लिमिट एक तय करेंगे कि एक कैंडिडेट पर इतना रुपया से ज्यादा चुनावी खर्च पर तय नहीं होगा। समझ गए ना? और अगर खर्च होते पकड़ा जाता है कि इससे ज्यादा अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं तो उनका सदस्यता रद्द कर दिया जाए कि नहीं भाई, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। समझ गए ना? ये ऐसे इसको सुधारा जा सकता है कि जो चुनावी अंधाधुंध खर्च किया जाता है उस पर अंकुश लगा दिया जाए। समझ गए? इलेक्शन कमीशन का है, चुनाव आयोग का है कि नहीं भाई देखिए, एक कैंडिडेट पर ना 10 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। अगर उससे ज्यादा पकड़े गए तो आपका सदस्यता रद्द कर दिया जाएगा। समझ गए ना? तो अंधाधुंध जो चुनावी खर्च किया जाता है चुनावों में, यह भी लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है कि नहीं है? बहुत बड़ा चुनौती है। खूब खर्च करता है सब नेता। अरे मुखिया के चुनाव में ना दारू फ्री कर देता है। दारू लीजिएगा, साड़ी लीजिएगा, महिलाओं को साड़ी लीजिए, एगो साड़ी लीजिए, अरे जितने दीजिए तो बनारसी साड़ी हम आपको दे देंगे भाई, काहे चिंता करते हैं। समझ गए ना? जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको धोती दे देंगे, चलिए भाई धोती आपको देंगे, चलिए, लेकिन वोटवा हमरे दीजिए। समझ गए ना? तो अंधाधुंध चुनावी खर्च ये भी क्या है, लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है। उसके अलावा प्यारे बच्चों लोकतंत्र का यह भी एक चुनौती है कि चुनाव की पारदर्शिता। ठीक है ना? चुनावों की पारदर्शिता यानी कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन उसमें पारदर्शिता नहीं है। आए दिन आप लोग घटना सुनते होंगे कि ईवीएम को ही हैक कर लिया। समझ गए ना? यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसी को हैक कर लिया जाता है। लोग कहता है अगर ईवीएम में क्या हैक कर लिया, वोटवा दे रहे थे बीजेपी के, वोटवा दे रहे थे जदयू को और चल जा रहा था बीजेपी के खाते में। समझ गए ना? आए दिन आप लोग ऐसा घटना सुनते होंगे कि ईवीएम को हैक कर लिया, यानी कि हालांकि ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चों, समझ गए ना, लेकिन आए दिन ऐसा बवाल मचता है, घटना होते रहता है। तो चुनावों की जो पारदर्शिता है ना, ये बरकरार रखनी चाहिए कि लोगों को लगे कि नहीं, हम जहां पर वोट दिए हैं वोट एक्चुअल में वो वहीं पर गया है। समझ गए? समझ गए ना? हम जहां पर वोट दिए हैं एक्चुअल में वोट वहीं पर गया है। ये प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, चुनावों की पारदर्शिता होनी चाहिए। समझ में आया? ध्यान रखिएगा। तो चुनावों की पारदर्शिता भी क्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद 11वां नंबर चुनौती क्या है, ढेर सारा चुनौती है। 11वां नंबर चुनौती है प्यारे बच्चों गठबंधन।
ये भी ना एक चुनौती है, समझ गए। गठबंधन भी क्या है, एक चुनौती ही है। होता क्या है कि लोग अपनी सरकार बनाने के लिए, हम सत्ते में आ जाए इसके लिए, सब छोटा छोटा पार्टी से क्या कर लेता है, गठबंधन कर लेता है। सब छोटकन पार्टी से गठबंधन कर लेता है। जिसका विरोध कर रहे थे चुनाव के पहले, उसी से जाकर के हाथ मिला लेता है, उसी से आके गठबंधन कर लेता है कि चलिए साथ दीजिए, दोनों मिलकर के सरकार बनाते हैं। और गठबंधन की जो सरकार होती है ना, उसका पकड़ प्रशासन पर बड़ा ढीला होता है। अब मान लिया जाए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, समझ गए ना, ध्यान से सुनिएगा। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में 10 गो पार्टनर हैं। अब किसी फैसला को हमें लेना है तो हमें 10 से ना पूछना पड़ेगा कि देखो भाई हम ये काम करना चाह रहे हैं। अब 10 का जब सहमति होगा तब हम काम करेंगे, समझ गए। अगर एक का भी सहमति नहीं होगा तो हमें वो काम नहीं करना होगा। तो उसी तरीके से अगर जो गठबंधन की सरकार है तो वहां पर सभी गठबंधन के सभी दलों का सहमति चाहिए होता है, और इसलिए प्यारे बच्चों उसका पकड़ प्रशासन पर बड़ा ढीला होता है। तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है। पूछा जाता है कि गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वो प्रशासन पर कैसी होती है, तो जवाब होगा कि ढीली पकड़ होती है। गठबंधन की जो सरकार होती है ना, उसकी प्रशासन पर ढीली पकड़ होती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गठबंधन भी एक क्या है, चुनौती है। अब उसके बाद अगला नंबर चुनौती है करोड़पति सांसद। अभी इसके बारे में हम आपको तो बता ही दिए ना, करोड़पति सांसद। अब देखिएगा कि सांसद महोदय चुनाव के पहले बलोरो से घूम रहे थे, समझ गए ना। जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, वो चुनाव के पहले बलोरो से घूम रहे थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, जीत गए, 2 महीना के बाद फॉर्च्यूनर ले लेते हैं, समझ गए ना। 2 महीना के बाद फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। पता नहीं 2 महीना में कहां से उनको कौन सा खजाना हाथ लग गया, समझ गए बात को। तो ये प्यारे बच्चों हमारे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है, करोड़पति सांसद, समझ गए ना। और आजकल हमारे देश में करोड़पति सांसदों का संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, समझ गए ना। करोड़पति, अरे थार के बारे में बात करें, थार तो 12-14 लाख का गाड़ी है जी, समझ गए ना। थार कुछ है, थार तो बलोरो से भी सकता है, समझ गए ना। थार का कौन पूछता है, फॉर्च्यूनर, नेता का गाड़ी कहा जाता है फॉर्च्यूनर को, समझ गए ना। तो आजकल हमारे देश में देखा जा रहा है कि जो करोड़पति सांसद हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, समझ गए, बहुत ज्यादा संख्या बढ़ते जा रहा है। तो ये भी हमारे देश के लिए एक चुनौती है कि आखिर भाई भ्रष्टाचार कर रहे हैं तभी ना एक करोड़पति बन रहे हैं, बिना भ्रष्टाचार के तो करोड़पति नहीं बन पाएंगे, समझ गए ना। तो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं तभी करोड़पति बन रहे हैं। तो ये करोड़पति सांसद की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके बाद प्यारे बच्चों आतंकवाद हम आपको बता ही दिए, ठीक है ना। अच्छा, और दूसरी बात, करोड़पति तो है, चलिए भाई चलेगा, लेकिन जब करोड़पति होते हैं ना तो यहां पर प्यारे बच्चों वो आपराधिक छवि वाले सांसद का भी नाम आता है। आपराधिक छवि वाले सांसद, आपराधिक छवि वाले सांसद, समझ गए। सांसद की बढ़ती संख्या, बढ़ती, यानी कि अभी देख रहे हैं कि हमारे देश में वैसे सांसद का संख्या बढ़ते जा रहा है जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं। यानी कि जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं ना, उनका संख्या दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस पर भी हमें कुछ सोच विचार करना होगा कि जो आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं उनकी संख्या को हम लोग कैसे कम करें, समझ गए ना। उनको टिकट ना दें, ये सब भी क्या है, समस्या है। उसके अलावा आपराधिक छवि वाले सांसद की संख्या बढ़ रहा है, ये तो लोकतंत्र का चुनौती है ही। उसके अलावा प्यारे बच्चों परिवारवाद, परिवारवाद ये भी लोकतंत्र का एक बड़ा समस्या है, ठीक है ना। परिवारवाद के बारे में बताए हैं कि अगर किसी का बाप अगर सांसद है तो उसका बेटवों को टिकट मिल जाएगा, उसका पुतवों को टिकट मिल जाएगा, उसका भगना भतीजा नाती पोता सब है ना, उसको टिकट मिल जाएगा, समझ गए ना। यानी कि परिवारवाद हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है, समझ गए ना। और किसी भी राज्य की भी समस्या है परिवारवाद, समझ गए। तो परिवारवाद हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। तो लोकतंत्र में परिवारवाद को हटाना चाहिए, समझ गए ना। और ये परिवारवाद के अलावा प्यारे बच्चों जातिवाद, ध्यान रखिएगा, परिवारवाद के अलावा जातिवाद भी हमारे लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। परिवारवाद के अलावा जातिवाद भी लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जातिवाद के कारण ही लोग बात करते हैं जातीय वोट बैंक का। किसका बात करते हैं, जातीय वोट बैंक का बात करते हैं कि भाई लोकतंत्र में जातीय वोट बैंक मतलब हमर जाति वाला हमरे वोट देगा,
ये कहा गया है, समझ गए ना। जबकि अब बहुत सारे लोग शिक्षित हो रहे हैं और जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं, काम के आधार पर वोट देते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए बढ़िया काम करेगा, कौन सा नेता हमारे लिए खराब काम करेगा, इस पर हम लोग वोट दें, ना कि इस पर कि कौन हमारे जाति का है। हो सकता है कि हमारे जाति का है और हमारे लिए कुछ करे ही नहीं, तो क्या होगा, उसको वोट देने से कोई फायदा है? अरे हमारी जाति का है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर क्या फायदा, बताइए। आपसे हम एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, अगर हमारी जाति का है, ठीक बात है, कोई हमारी जाति का है और वो हमको बांध करके मार रहा है, और कोई दूसरा जाति वाला आया और हमको बचा लिया, तो आप हमें यह बताइए कि कौन हमारे लिए बढ़िया है। चाहे अगर मान लिया जाए कि एक और एग्जांपल देते हैं, मान लिया जाए कि हम किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं, समझ गए ना, हम किसी मुसीबत में, बड़े मुसीबत में हैं, और एक आदमी आया हमारी जाति वाला और वो देखा और चुपचाप चला गया, और एक दूसरी जाति वाला आया और वो हमें उस मुसीबत से निकाल दिया, तो बताइए क्या जाति वाला बढ़िया हुआ कि बिना जाति वाला बढ़िया हुआ है? तो हमेशा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कौन हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है, कौन हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेगा, कौन हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेगा, समझ गए ना। इन सब चीजों पर हमें वोट देना चाहिए, ना कि इस पर कि कौन हमारे जाति वाला है, कौन दूसर के जाति वाला। हो सकता है कि दूसरे जाति वाला है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया काम करे, समझ गए ना। अपन जाति वाला भी जाइएगा, वो साइन करवाने के लिए कहेगा कि हम थोड़ा नहीं चिनते हैं, समझ गए। दूसरा जाति वाला एकदम रिस्पेक्ट से आपको कहेगा कि आइए बैठिए ना, सब काम हो जाएगा, जरा चाय पानी पी करके जाइए। तो आपके लिए कौन बढ़िया है, अपना जाति वाला कि दूसरा जाति वाला, समझ गए ना। तो ये प्यारे बच्चों, जातिवाद हमारे लिए ना देश का एक सबसे बड़ा समस्या है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा समस्या है। तो जातिवाद तो लोकतंत्र से खत्म ही होना चाहिए, जातिवाद तो लोकतंत्र से खत्म ही होना चाहिए, क्योंकि जातिवाद रहेगा तब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा और नहीं लोग सुधरेंगे, और जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक जातिवाद नहीं सुधरेगा। आज आप लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तब ना समझ रहे हैं कि नहीं सर जातिवाद हमारे लोकतंत्र का एक समस्या है। आज आप लोग पढ़े लिखे हैं तब ना समझ रहे हैं कि जातिवाद हमारे देश का एक समस्या है, लोकतंत्र का एक समस्या है। जाति के आधार पर हमें वोट नहीं देना चाहिए। लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको क्या यह समझ में आएगा कि जातिवाद क्या होता है? बताइए, उनको क्या यह समझ में आएगा कि जातिवाद क्या होता है? नहीं समझ में आएगा। तो सीधे कहेंगे कि अरे हमारे जाति वाला है, समझ गए ना। और जाति वाला ही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, यह बात भी सोचना होगा, समझ गए। तो ये प्यारे बच्चों, जातिवाद हमारे देश की एक सबसे बड़ी समस्या है। तो यहां पर सोच समझ करके वोट देना चाहिए कि हाँ, किनको हम वोट दे रहे हैं, वो हमारे लिए क्या करेंगे, वो हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या काम करेंगे, वो हमारे बाल बच्चों के लिए क्या काम करेंगे। अगर हम भूखे रहेंगे, अगर हम आर्थिक स्थिति से कमजोर रहेंगे, तो वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, वो हमारे गांव के डेवलपमेंट के लिए क्या काम करेंगे, वो हमारे गांव के सड़क के लिए क्या काम करेंगे, समझ गए ना। तो इन सब चीजों पर वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमारे जाति के हैं तो फिर आप निश्चिंत रहिए, वोट आप ही को जाएगा, समझ गए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो ये प्यारे बच्चों हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सब चीजों पर ना हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में तो हम आपको बता ही दिए, ठीक है ना। जातीय वोट बैंक के कारण बहुत सारे राजनीतिक दल वाले परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है। तो अपराध हो गया, उसके अलावा लोकतंत्र में अफसरशाही होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अफसरशाही होता है, अफसरशाही होता है। अगर किसी घर में कोई अफसर बन गया ना तो किसी को समझता ही नहीं है। तो यहाँ अफसर है, अफसर से मिलने के लिए जाइए, आपको डांट करके भगा देगा। तो ये होता ही नहीं है, समझ गए ना। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखना चाहिए, समझ गए। अफसरशाही नहीं करना है, समझ गए ना। अफसरशाही कभी नहीं चलने देना है, क्योंकि लोकतंत्र है ना भाई। लोकतंत्र में कौन आपको क्या करेगा, बताइए। लोकतंत्र में कौन आपको क्या करेगा? कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमको याद है प्यारे बच्चों कि हम एक थाना में गए थे, ठीक है ना। कुछ दिन पहले का ही घटना है, किसी काम की वजह से हम थाना में गए थे, और उस थाना का जो दरोगा था ना, जो सोचा होगा कि भाई जैसे लोग आता है वैसे ये भी है, रियल घटना बता रहे हैं। वो हम वहां पर गए, ढंग से बातचीत करने लगे। तो पहले नजर में तो वो दरोगा हमसे बोला कि थोड़ा सा वीआईपी ज्यादा मत बनिए। हम बोले देखिए मर्यादा में रहिए और मर्यादा में रह करके बातचीत करिए तो ज्यादा उचित रहेगा। आप हमको वैसा मत समझ लीजिए कि पुलिस का काम है कि गाली दूगो दे दिए और काम करा लिए, गाली दूगो दे दिए उसको भगा दिए, समझ गए ना। ऐसा मत करिए, समझ गए ना। मर्यादा में बात करिएगा तो ज्यादा उचित होगा। मतलब हम उनसे डरे नहीं और उनको आंख में आंख लड़ा करके बोले कि थोड़ा मर्यादा में रह करके बात करिए, आपका जो काम है वो काम करिए। वो तुरंत समझ गए कि नहीं यहां पर हमारा दाल नहीं गलेगा, और तुरंत वो बैठने के लिए बोले, फिर बड़े इज्जत से बातचीत करने लगे। तो यहां पर अफसरशाही नहीं चलने देना है, समझ गए ना। तो अफसरशाही से प्यारे बच्चों क्या होता है,
बड़ा दिक्कत होता है, समझ गए। हम सच एकदम रियली घटना बता रहे हैं आपको। हम सीधे उनको बोले कि आप मर्यादा में थोड़ा रह करके बातचीत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आप ऐसा मत समझ लीजिए कि कोई अनपढ़ है और आकर के इसको हम दो बात झाड़ेंगे एकदम डर जाएगा और ये भाग जाएगा, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर काम के लिए आए हैं और ये काम करके ही जाएंगे, क्योंकि आपको काम करने के लिए यहाँ पर रखा गया है और आपको काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर बताइए कि हाँ नहीं करेंगे, फिर तो वो समझ गए कि नहीं काम करना ही होगा, फिर तो आराम से कुर्सी को ले ले बैठ जाइए सर, समझ गए ना। और जब अभी फोन करते हैं तो आराम से बोलते हैं हाँ प्रिंस जी बोलिए, और जब वहीं शुरू में गए थे ना तो टिढ़िया करके बोले थे, समझ गए। तो ये बात होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर अफसरशाही बहुत ज्यादा है, तो इसको लेकर के भी क्या करना चाहिए। आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है हमारा बिहार, इसको लेकर के भी अच्छे से काम करना चाहिए, समझ गए। नारियों की खराब स्थिति है, इसको लेकर के अच्छे से काम करना चाहिए। पंचायत में हर एक प्रखंड में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको लेकर के काम करना चाहिए, समझ गए ना। तो इन सब चीजों के बारे में प्यारे बच्चों काम करना चाहिए, और यही हमारे देश की ना मुख्य क्या है, चुनौती है। यही हमारे देश की मुख्य चुनौती है, जिस पर हम लोगों को क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, इस पर कानून बनाना चाहिए। किस तरीके से हम कानून बनाएं ताकि इन सब चीजों को हम सुधार सके, समझ गए। तो अगर इन सब चीजों पर अगर कानून बनता है तो हम लोग आराम से इन सब चीजों को सुधार सकते हैं, समझ गए ना। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, लोकतंत्र का एक बड़ा चुनौती है प्यारे बच्चों जनसंख्या भी, समझ गए ना, जनसंख्या भी। हुआ क्या है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं ना जहां पर यह नियम लगा दिया गया है कि अगर 2 बच्चा से ज्यादा पैदा किए तो आपको कभी भी चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा, समझ गए ना। 2 बच्चा से ज्यादा पैदा किए तो चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा, और बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर भी दिया गया है, समझ गए ना। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि उनका मकसद ये नहीं है कि इनको चुनाव से हटा दिया जाए, उनका मकसद ये है कि ये जनसंख्या वृद्धि में अपना योगदान न दें, समझ गए ना। तो मुख्य रूप से जनसंख्या वृद्धि भी लोकतंत्र का चुनौती है, और इस पर भी हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। और हर एक प्रकार से ऐसा कानून बनाए ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तभी जाकर के कुछ काम होगा, अगर भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा तो कुछ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब प्यारे बच्चों हमारे देश का चुनौती है, लोकतंत्र का चुनौती है, जिस पर कि हमें काम करना चाहिए। सारे बच्चे समझ गए। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर, जो कि अब समाप्त हो गया। इतना ही चैप्टर था, बस यही पढ़ना था कि लोकतंत्र में क्या क्या चुनौती है, समझ गए ना। लोकतंत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो ये सब जो जितने भी प्रकार की चुनौती है सबके बारे में हम आपको बता दिए, और यही आपका चैप्टर है। बताइए सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बोलिए। सारे बच्चे समझ गए इस चैप्टर को, जल्दी से बताइए। अब क्या इसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दें या फिर अगली क्लास में जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। हाँ, हम दो हमारे दो वाला बात, ठीक है ना। चलिए, तो अब बता दीजिए क्वेश्चन आंसर करवा ही दें या फिर अब अगली क्लास में। देखते हैं कितने बच्चे अभी के पक्ष में हैं और कितने बच्चे बाद के पक्ष में, है ना। हाँ, अगर करा देंगे तो लिखिए यस सर, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर नहीं तो लिखिए नो सर, ठीक है। लेकिन हमें लग रहा है कि अधिकांश बच्चे इस मूड में हैं कि हाँ सर करवा ही दीजिए। क्या इसी मूड में है ना सर? अभी अभी, वाह भाई, लिख रहे हैं कि सर अभी। चलिए बहुत बढ़िया। अभी करवा देते, चलिए प्यारे अभी करवा देते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए जितना भी हम आपको पढ़ाए, यहां से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं जरा इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं, है ना। यहां से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहां से संबंधित प्रश्न, सबसे पहला तो आपसे पूछा जाएगा कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो लोकतंत्र का परिभाषा तो हम लगभग हर एक चैप्टर में बताए हैं, 5 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर में हम प्यारे बच्चों आपको लोकतंत्र का परिभाषा बताए हैं। आधा घंटा समय और दे दीजिए, बस हम आपका ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। आधा घंटा में पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, सब कुछ तो हम समझा ही चुके हैं, बस अब आपको बताना ही तो है। तो लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, ये तो हम हर एक चैप्टर में बताए हैं। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि लोकतंत्र अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है, यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है और सभी लोगों को सत्ता में भागीदारी का समान अवसर उपलब्ध कराता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, बस यही लोकतंत्र है।
समझ गए ना। तो लोकतंत्र का परिभाषा तो लगभग हम हर एक चैप्टर में आपको बताते आए हैं, तो लोकतंत्र का परिभाषा तो आप लोग लिख ही लेंगे। लोकतंत्र का परिभाषा लिख लेंगे। कितने बच्चे यस सर बोलिए जल्दी से, कितने बच्चे हैं जो लोकतंत्र का परिभाषा खुद से लिख लेंगे, जल्दी से बताइए यस सर। अब दूसरा नंबर प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न ये सब है कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। ये प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर में, बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे, बताइए। ये सवाल पूछा गया तो लिखेंगे कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। इससे स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। हम आपको क्या बताए थे कि यहां पर जो जनता है ना वो अपने ही ऊपर शासन करती है अप्रत्यक्ष तरीके से। तो बस इसलिए कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का और जनता के लिए और जनता के द्वारा ही चलाया गया शासन है। तो ये प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम आपको बता रहे थे केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव होता है, बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे, बता रहे थे ना कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच क्या होता है, आपसी टकराव होता है। तो यहां से सवाल पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है। तो लिखेंगे हम लोग कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से देश में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है, साथ ही आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी जैसे सुचारू क्रियान्वयन में भी बाधा पहुंचती है, जिससे लोकतंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। यानी जाहिर सी बात है कि जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम नहीं करेगी तो अच्छा काम नहीं ना होगा जी। अब राज्य सरकार कहेगा कि हमको फंड चाहिए भाई ये काम करने के लिए, केंद्र सरकार कहेगा कि तुम्हारी पार्टी के नहीं है तुमको नहीं देंगे। तो दोनों के बीच अगर तालमेल नहीं है तो लोकतंत्र के लिए ये तो बाधा है ना। इससे कोई भी बढ़िया काम नहीं होगा, जन कल्याणकारी काम नहीं होगा, जिससे कि लोगों का क्या हो, कल्याण हो, वैसा काम नहीं होगा। आतंकवाद से नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उसमें हमें योगदान एक दूसरे का नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव के कारण लोकतंत्र प्रभावित होता है, जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है परिवारवाद क्या है। अब आपको बता ही दिए कि परिवारवाद क्या है, बताए कि नहीं बताए। और इसके पहले वाले चैप्टर में शायद दूसरा या तीसरा नंबर चैप्टर में भी हम आपको परिवारवाद के बारे में बताए थे। तो लिखेंगे राजनीतिक नेताओं द्वारा सामान्य कार्यकर्ताओं की जगह अपने पारिवारिक सदस्यों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, परिवारवाद कहलाता है। यानी कि कार्यकर्ता तो बहुत सारा लोग है, समझ गए ना, जो कि चुनाव लड़ना चाहता है भी उसमें से एक है भाई, चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या हमको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में कोई क्या नेता नहीं है, समझ गए ना। और जो नेता रहता है ना वो कोशिश करता है कि अपने परिवार वाले को ही टिकट देकर के उसको चुनाव में जितवाए और उसको नेता बनाए, ताकि पूरा एकदम हम ही को मिले, समझ गए ना, अपने घर में सब पैसा आ जाए, समझ गए। तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं की जगह अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है, परिवारवाद कहलाता है। इसके तहत किसी जनप्रतिनिधियों के निधन अथवा इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट पर इस राजनेता के परिजन को ही टिकट दे दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर कोई नेता का निधन हो गया या फिर कोई नेता इस्तीफा दे दिया, तो वहां पर क्या होता है, ऐसा नहीं कि कौन यहां से बेहतर कैंडिडेट है उसको नहीं खड़ा किया जाएगा, अरे हमारे बेटा के खड़ा कर दीजिए ना, हमारे पोता के खड़ा कर दीजिए ना, हमारे नातिया के खड़ा कर दीजिए ना, इस प्रकार का बात होता है। उसी को क्या कहते हैं, परिवारवाद कहते हैं, समझ गए। तो परिवारवाद आप लोग समझ गए होंगे। अगला है प्यारे बच्चों आर्थिक अपराध का क्या अर्थ होता है। आर्थिक अपराध हम आपको यहां पर बताए थे, आर्थिक अपराध देखिए याद होगा, आर्थिक अपराध बताए थे ना, एक एक चीज हम आपको बता चुके हैं, एक एक टॉपिक बता चुके हैं, बस वहां से संबंधित प्रश्न कैसे पूछा जाता है ये बता रहे हैं। तो आर्थिक अपराध क्या होता है प्यारे बच्चों, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जवाब लिखेंगे कि वैसा अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। हम आपको क्या बताए थे, टैक्स चोरी करना, कर का चोरी करना, समझ गए ना। तो ये क्या है, देश को तो नुकसान ही पहुंच रहा है ना। तो वैसा अपराध जिनसे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है उसे आर्थिक अपराध कहते हैं। विदेशी मुद्रा का अवैध क्या आवागमन, अगर विदेशी मुद्रा का आवागमन अवैध तरीके से हो रहा है तो वो भी आर्थिक अपराध है। विदेशी बैंकों में रुपया जमा करना, जिसको कहते हैं कि काला धन जमा है क्या विदेशों के बैंक में, तो ये हो गया। उसके अलावा कर की चोरी करना यानी कि टैक्स की चोरी करना, घूसखोरी करना, ये सब क्या है, आर्थिक अपराध ही तो है। ये सब क्या है, आर्थिक अपराध है। तो आर्थिक अपराध में प्यारे बच्चों हम लोग इन सब चीजों को शामिल करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा आर्थिक अपराध के तहत, ठीक है ना। चलिए
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। सूचना का अधिकार कानून हम आपको बताए थे कि 2005 ईस्वी में लागू हुआ था, और इसमें सूचना का अधिकार कानून के तहत हम लोग किसी भी सरकारी चीज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अभी सड़क बन रहा है तो सड़क कितने का बन रहा है, कौन इसका टेंडर लिया है, और किस तरीके का मटेरियल यूज करना है इसमें, ये सब कुछ हम लोग जान सकते हैं। और इससे क्या होता है, हम लोग सुधार करवा सकते हैं। यानी कि ध्यान रखिएगा कि सूचना का अधिकार जो है ना वो कानून का रखवाला है। सूचना का अधिकार कानून का रखवाला है। तो यहां से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे। तो हम लोग लिखेंगे कि सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है क्योंकि यह कानून लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है। यह कानून जो है वो लोगों को सरकारी नीतियों से अवगत कराता है कि भाई सरकारी नीति क्या है, और प्रशासन को पारदर्शी बना करके भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। यानी कि प्रशासन को पारदर्शी बना देता है, समझ गए ना। यानी कि प्रशासन अगर कुछ गलत भी करना चाहे तो वो गलत नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार कानून हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, RTI कहते हैं। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या, राइट टू इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब प्यारे बच्चों देखिए, अभी हम आपको क्या बताए थे, गठबंधन की राजनीति के बारे में बताए थे। तो गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करती है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है, बताइए। गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करती है। हम लोग लिखेंगे कि गठबंधन की राजनीति निम्नलिखित तरीके से लोकतंत्र को प्रभावित करती है, बहुत तरीके से। पहला, गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है। गठबंधन के किसी भी मुख्य सहयोगी दल द्वारा समर्थन वापस लेते ही सरकार गिरने का खतरा रहता है। अब जैसे मान लिया जाए कि 4-5 दल मिलकर के गठबंधन का सरकार बनाया, एक को दल कहेगा कि अरे हम अपना वापस लेते हैं, सरकार तुरंत गिर जाएगा, समझ गए ना। सरकार तुरंत कहेगा कि लो हमारा बहुमत नहीं अब पूर रहा है। तो अगर गठबंधन का सरकार है तो सब लोगों को तालमेल बिठाना जरूरी होता है। दूसरा, गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक दल की स्थिति कमजोर हो जाती है। एक है कि हम खुद से फैसला लिए, और एक है कि 5 लोग कहेगा तब फैसला लेंगे, दोनों में अंतर न है। तो एक जिसको मान लिया जाए कि मिलता है क्या, पूर्ण बहुमत, समझ गए ना। अगर पूर्ण बहुमत मिलता है, जैसे मान लिया जाए कि बीजेपी वाला है, तो बीजेपी को अभी केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत है। वही अगर राहुल गांधी यानी कांग्रेस को अगर मिलता है, तो देख रहे हैं कांग्रेस में कौन कौन, सब पार्टी इधर से मिल गया है, जितना भी एंटी पार्टी है ना सब एक साथ मिल गया, तो इसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। प्रशासन पर सरकार की पकड़ ढीली हो जाती है। आपको हम क्या बताए थे, गठबंधन होता है ना, उसकी पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है और राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, समझ गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें कि भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सा समस्या है। भारतीय लोकतंत्र का कौन कौन सा समस्या है, इसके बारे में वर्णन करना है। तो लिखेंगे भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्याएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, भारत में शिक्षा का अभाव है, जिससे यहां की जनता अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए सचेत नहीं रहती है। यह लोकतंत्र का समस्या ही न है। भारत के लोग अशिक्षित हैं, यह लोकतंत्र का क्या है, समस्या ही तो है। तो यह लोकतंत्र का समस्या है। दूसरा, भारत की जनता मतदान के महत्व को नहीं समझती है, अतः मतदान का दुरुपयोग होता है। लोग 500-1000 रुपया में अपना वोट बेच देते हैं, ये उनका क्या है, सबसे बड़ा समस्या है, समझ गए ना। ये भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा समस्या है कि यहां पर लोग एक वोट का कीमत नहीं समझते हैं, समझ गए ना, कि एक वोट का आखिर कितना बड़ा कीमत होता है। तीसरा, हमारे देश में सामाजिक समानता की जगह जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव अधिक है। यहां पर जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेद बहुत ज्यादा है, यह लोकतंत्र की समस्या है। और उसके बाद चौथा, भारत में आर्थिक समानता का अभाव है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है। यानी कि आर्थिक समानता यानी कि पैसे वालों को ज्यादा महत्व मिलता है, जो गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कम महत्व मिलता है, और यह भारत का सबसे बड़ा समस्या, समझ गए। तो यहां पर यही पूछ रहा था कि भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्या का वर्णन करिए, तो आपके सामने 4 समस्या हम लिख दिए। मतलब ऐसा प्रश्न का उत्तर है ना कि आप लोग एकदम याद कर लेंगे। जितना कॉन्सेप्ट हम आपको समझा दिए हैं ना, उतना से आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए हैं उतना से ही आप लोगों को याद हो जाएगा, अलग जाने की जरूरत नहीं है, समझ गए, अलग जाने की जरूरत नहीं है। जितना हम आपको बता दिए हैं ना उतना में आप लोगों को याद हो जाएगा जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए? यस सर। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र की स्थापना में वहां क्या क्या बाधाएं हैं।
नेपाल के बारे में आपको हम क्या बताएं कि नेपाल में राजतंत्र था और वहां लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा समस्या झेलना पड़ा है, समझ गए ना। वहां राजतंत्र था, ज्ञानेंद्र वहां के राजा थे और वहां के राजा ज्ञानेंद्र थे और उसके पहले राजा थे वीरेंद्र, समझ गए ना। तो बहुत ज्यादा समस्या झेलना पड़ा है, उसी के बारे में लिखना है। तो नेपाल में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की स्थापना में वहां निम्नलिखित बाधाएं हैं। जैसे पहला, नेपाल में लंबे समय तक राजतंत्र कायम रहा है, फलतः वहां लोकतंत्र के बुनियादी आधार की कमी है, समझ गए। वहां पर लोकतंत्र के बुनियादी आधार की कमी है कि किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। दूसरा, नेपाली संविधान सभा के लिए हुए चुनावों में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। वहां जब वोट हुआ ना तो किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इससे संविधान निर्माण और लोकतंत्र की स्थापना में अनेक दिक्कतें आ रही हैं। अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो आएगा ना, बताइए। तो वहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जिसके वजह से संविधान नहीं बन पाया और संविधान नहीं बनने के कारण दिक्कत हुआ। चलिए यहां तक समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, हाँ या नहीं? जल्दी से बोलिए, सिर्फ आप लोग को हाँ या ना बताना है। क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? जल्दी से बताइए, हाँ या ना। आप लोग बोलेंगे हाँ सर, जी बिल्कुल, लोकतंत्र में शिक्षा का अभाव एक बड़ा चुनौती, ठीक है, बिल्कुल। जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। एक बार जल्दी से ना आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। कह रहा है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो हम कहेंगे कि हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, निश्चित रूप से चुनौती है। क्या लिखेंगे? शिक्षा का अभाव निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता है, समझ गए ना। अब शिक्षा के बिना कहेंगे कि हम जातीय वाला को वोट देंगे, अब जो शिक्षित है वो कहेंगे कि नहीं, जाति वाला को वोट नहीं देंगे, जो बढ़िया काम करेगा उसको वोट देंगे। तो यही है ना शिक्षा का अभाव। तो देखिए, जो शिक्षा का अभाव में लोग क्या करते हैं, अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। साथ ही अशिक्षित रहने के कारण लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों से वंचित रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं, जिससे सत्ता में सबकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है और लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। तो ये शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती, समझ गए ना। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लगभग 10-15 मिनट में आपका ये चैप्टर अब समाप्त हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग और वेट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, तो यहां तक सारे बच्चे समझ गए ना। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? अभी हम आपको समझाए थे ना कि आतंकवाद भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, बताए थे कि नहीं बताए थे? आतंकवाद भी लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है, बताए थे ना। तो लिख देंगे, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। एकता और अखंडता को तोड़ देता है ना जी। आतंकवाद क्या करता है? एकता को तोड़ देता है, अखंडता को तोड़ देता है। यानी कि आतंकवाद के कारण हमारा देश थोड़ा शिथिल हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, अगर बड़ा आतंकवादी घटना घट जाता है तो इससे हमारा देश कमजोर होता है, लोकतंत्र कमजोर होता है। आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल रहने पर देश की जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं से विश्वास उठ जाता है, जिससे लोकतंत्र को नुकसान होता है। अगर मान लिया जाए कि कहीं पर दशहरा का मेला लगा हुआ है और कोई आतंकवादी आया और बीच मेला में बम फोड़ दिया, अब हजारों की संख्या में लोग मर जाएंगे। अब वैसी स्थिति में सब लोगों का विश्वास उठेगा कि नहीं उठेगा? कि आखिर सरकार क्या कर रही थी? भाई सरकार को सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, सरकार मतलब हम लोग को सुरक्षा नहीं दे पाई। तो बहुत तरह का सवाल उठ जाता है सरकार के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर। तो यह भी एक बड़ी चुनौती है। और तीसरा, आतंकवाद को सामान्यतः किसी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है, इससे धार्मिक विद्वेष में बढ़ोतरी होती है और लोकतंत्र प्रभावित होता है। जैसे ही आतंकवादी घटना घटता है ना, तो हमारे मन में एक धर्म के प्रति बिल्कुल ये चला जाता है कि अरे जो भी आतंकवादी होता है सब मुसलमान होता है। हमारे देश में एक ऐसी प्रथा है कि जो भी आतंकवादी होता है ना वो सब मुसलमान होता है। देखिए प्यारे बच्चों, एक कहावत है कि हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवादी मुसलमान होता है। क्या हिंदू आतंकवादी नहीं है? आतंकवादी प्यारे बच्चों कोई धर्म को नहीं देखता है, आतंकवादी कोई धर्म को नहीं देखता है कि हाँ हम मुसलमान हैं तभी आतंकवादी बनेंगे। ISIS जो आतंकवादी का सबसे बड़ा एजेंसी है, उसमें बहुत सारे हिंदू हैं और आए दिन हिंदू पकड़ाते भी रहते हैं, समझ गए ना। अभी जम्मू कश्मीर में एक DSP पकड़ा गया है, सोचिए, जम्मू कश्मीर में एक DSP, प्यारे बच्चों DSP, समझ रहे हैं कितना बड़ा रैंक है, और वो आतंकवादियों से मिला हुआ था और दो चार आतंकवादी को क्या बोलते हैं, 2-4 पुलिस वाले को शहीद भी करवा दिया। तो सोच रहे हैं बात को, ये हमारे देश के लिए समस्या ही है ना।
तो ये सब हमारे देश के लिए समस्या है। तो हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। समझ गए ना, आतंकवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। समझ गए, आतंकवाद के कारण हमारा विश्वास लोकतंत्र से उड़ जाता है, शासन प्रशासन पर से विश्वास उड़ जाता है। समझ गए, तो ये बात ध्यान रखिए। अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र के किन्हीं 4 समस्या, कि भारत के लोकतंत्र में कौन कौन सा समस्या है, 4 समस्या का वर्णन करना है। ठीक है ना, तो लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन लगता है कि पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्या दोबारा आ गया है क्या? भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या वाला, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या। अच्छा, यहां पर आ गया है ना जी, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या, डबल हो गया है, रिपीट हो गया है, तो ना हम हटा देते हैं। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र की 4 समस्या, ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, लघु उत्तरीय टोटल प्रश्न खत्म हो गया। लघु उत्तरीय टोटल प्रश्न प्यारे बच्चों खत्म हो गया। अब अपना क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिएगा, एक भी लघु उत्तरीय प्रश्न अगर छूट जाए ना तो फिर कह दीजिएगा कि हाँ सर आप पढ़ाए उसमें से छूट गया। समझ गए ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, 100% गारंटी है। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की संख्या ज्यादा नहीं है प्यारे बच्चों, कितना है बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6, बस 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि परीक्षा में पूछा गया है और पूछा जाएगा। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। तो ये 6 प्रश्न देख लीजिए, मुश्किल से सब कुछ तो कॉन्सेप्ट बताया हुआ ही है, तो 15-20 मिनट लगेगा। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्णन करें। वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसका वर्णन करना है। तो लिखेंगे हम लोग कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। सबसे पहला चुनौती क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का जनाधार निरंतर घट रहा है, जिससे क्षेत्रीय दलों की संख्या एवं प्रभावों में वृद्धि हो रही है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। अरे अभी ताली नहीं बजाना है, जब चैप्टर खत्म हो जाए ना, जब हम दिखा दें कि लो भाई आपका ये बुक अब खत्म हो गया, तब ताली बजा दीजिएगा एक बार। चलिए भाई, सिविक सब खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा पहले पढ़ लीजिए। समझ गए ना, देखिए ये पहला समस्या हो गया। दूसरा समस्या क्या है, क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में वृद्धि के कारण सिद्धिकरण गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ हो गया है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता, केंद्र राज्य सरकार के बीच टकराव और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो रही। लोकतंत्र की चुनौती है केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव वाला। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभर रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच में ना हमेशा चुनौती आ रहा है, दोनों के बीच टकराव होते रहता है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहता है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा चुनौती है। तीसरा, अगर देखिए हम आपको क्या बताएं कि अगर 5 नंबर वाला प्रश्न रहे तो कम से कम 5 पॉइंट दीजिएगा। 4 पॉइंट लिखिएगा 4 नंबर मिलेगा, 3 पॉइंट लिखिएगा 3 नंबर मिलेगा, 5 पॉइंट लिख दीजिएगा तो न चाहते हुए भी कॉपी जांच करने वाले आपको 5 नंबर दे करके जाएंगे। समझ गए ना। तो तीसरा नंबर क्या है, भारत में क्षेत्र, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हो रहा है, जिससे राष्ट्रवाद की भावना कमजोर हो जाती है। अक्सर जगह पर क्या होता है, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीतिक दल बन रहा है कि फलानमा के जाति के दल है, इस जाति का दल है, इस जाति का दल है। समझ गए ना, ये हो रहा है। समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम बात करते हैं कि बिहार में तो जो नेता होता है ना, जो नेता जिस जाति का होता है, कहा जाता है कि उसका पार्टी उसी जाति का है। समझ गए ना, जो नेता जिस जाति का है उसका पार्टी उसी जाति का है। तो यहां पर प्यारे बच्चों जातिवाद सबसे बड़ी समस्या है। चौथा क्या चुनौती है, भारतीय राजनीति में धन बल और बाहुबल का प्रभाव बढ़ता है। जिसके पास ज्यादा पैसा है उसका प्रभाव रहता है चुनाव में, और जिसके पास ज्यादा शक्ति है, जो बाहुबल है, अक्सर सुनते होंगे कि आप तो बाहुबली हैं। समझ गया ना, तो जो धन बल है और बाहुबल से थोड़ा सा मजबूत है ना, उसका चुनाव पर पकड़ रहता है और वो ज्यादा धांधली करता है। ठीक है, जिससे लोकतंत्र दूषित हो रहा है। और पांचवा, भारतीय लोकतंत्र को आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, अवैध शरणार्थी तथा आर्थिक अपराध जैसी परंपरागत चुनौतियों के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और जलवायु परिवर्तन जैसी नवीन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यानी कि ये सब चुनौती के साथ साथ ये भी क्या है प्यारे बच्चों, एक बड़ा चुनौती है जिसका सामना करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन यही था कि वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौती है, विवेचना करें तो ये आपका पूरा चुनौती हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए यहां के बाद प्यारे बच्चों अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए हम आपको क्या, जिस समय हम टॉपर आंसर कैसे लिखते हैं उस वाले वीडियो में बताए थे ना कि अगर संभव हो
तो पॉइंट वाइज उत्तर देना है। और यहां पर देखिए जितने भी सारे हम प्रश्न लिख रहे हैं ना, सबका हम उत्तर पॉइंट वाइज दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ना चाहते हुए भर में भी ना कॉपी जांच करने वाला पांचों नंबर हमको दे करके जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए उसमें भी हमारा पॉइंट वाइज है। पॉइंट वाइज अगर उत्तर लिखते हैं ना, तो ना चाहते हुए भर में भी आपको पांचों का पांचों नंबर मिलेगा। समझ गए? तो बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है, ये आपको लिखना है। बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है। लिखेंगे बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में काफी हद तक सहायक है। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। पहला, बिहार की राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है उनके सर्वांगीण विकास की दिशा में ईमानदार पहल सुनिश्चित होगी, जिससे बिहार में लोकतंत्र की मजबूती। यानी कि सबसे पहला चीज तो यह है कि राजनीति में महिलाओं का हिस्सेदारी थोड़ा बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पुरुष अगर 90 गो है तो महिला 10 गो नेता नहीं है। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगा, जिसके वजह से उनका सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि महिला ही महिला के बारे में एक बेहतरीन तरीके से सोच सकती है। समझ गए? तो उनसे बेहतरीन तरीके से विचार होगा। आप लोग देखे थे कि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उसी समय से यह मामला अटका हुआ था 33% आरक्षण वाला। अभी बीजेपी उस चीज को क्या करवा रही है, मतलब कि लागू करवा रही है। समझ गए ना? कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। आप अपने किताब में देखेंगे ना, तो वहां पर साफ तौर से लिखा गया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो बिल था वो अभी तक संसद में पारित नहीं हुआ है, लेकिन अब पारित हो रहा है। समझ गए ना? दूसरा, महिला साक्षरता की दृष्टि से बिहार पूरे देश में न्यूनतम स्थान पर है। यानी कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर पुरुष को तो छोड़ दीजिए, महिला सबसे कम पढ़ी लिखी। ठीक है ना? महिलाओं को लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते थे। अब तो भाई महिलाओं को भी, लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने पर महिला साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जा सकेगा। अगर राजनीति में महिला की भागीदारी बढ़ेगा तो महिला कहेगा ना भाई कि चलो महिला कम से कम पढ़ा लिखा रहे। बीच में देखे थे कि सरकार का योजना भी आया था कि जो बूढ़ा बूढ़ी है उसको भी इतना भर पढ़ाइए कि खुद से वो साइन कर सके। समझ गए? कम से कम टिप्पा न दे। अगर साइन करने के लिए आ जाता है ना, तो कहा जाता है कि इसको साक्षरता दर में, साक्षरता क्या जनसंख्या में इसको जोड़ लीजिए। समझ गए? तो बिहार का लोकतंत्र का विकास अगर तेजी से हो, इसके लिए महिलाओं को शिक्षित करना होगा। समझ गए ना? चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए भाई 5 नंबर वाला प्रश्न है, तो ये मत बोलिएगा कि सर क्वेश्चन का आंसर बड़ा बड़ा है। 5 नंबर वाला है तो आपको 2 लाइन लिख करके तो 5 नंबर मिलेगा नहीं, थोड़ा सा तो बड़ा लिखना होगा। तीसरा, बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद और परिवारवाद जैसी क्या जो है वो खामियां भरी हुई है, कुप्रवृत्तियां भरी हुई है, और अगर जब तक इन सब चीजों को खत्म न किया जाए तब तक पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता। समझ गए ना? तो जातिवाद और परिवारवाद को तो खत्म करना ही होगा। चौथा, स्थानीय निकायों में मिले 50% आरक्षण के तहत निर्वाचित हुई महिला प्रतिनिधियों एवं राज्य मंत्रिमंडल में शामिल महिला मंत्रियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि वे पुरुषों से कम नहीं है। यानी कि महिलाओं को पंचायती राज में जो 50% आरक्षण मिला, इससे वो अपने आप को सिद्ध कर दी है कि हाँ हम भी पुरुषों से कम नहीं है। और उसके बाद बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई और उनका मतदान प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। साथ ही उन्होंने जातिवादी संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए विकास के पक्ष में मतदान किया। यह बिहार के लोकतंत्र भविष्य के लिए सुखद संकेत। यानी कि अब महिला भी जातिवाद से उठ रही है। महिला भी अब ये जातिवाद से उठ करके ना विकास के लिए लोगों को चुन रही है कि कौन विकास करेगा, और उसके लिए अब वोट कर रही है। ठीक है? उसके लिए अब क्या कर रही है? वोट कर रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समझ गए? ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन यही था कि बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र के विकास में कहां तक सहायक है, तो हम लोग लिख। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए फिर से हम पॉइंट वाइज उत्तर लिखे हैं। हर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सोशल साइंस में पॉइंट वाइज उत्तर दीजिए, क्वेश्चन का नंबर ज्यादा मिलेगा। परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? परिवारवाद और जातिवाद आज तो खत्म करके ही दम लेंगे। अब जो बच्चे थक गए हैं भाई वो जा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ने में नहीं थकते हैं, 3 घंटा परीक्षा में लिखना पड़ेगा, वहां पर अगर 1 घंटा में थक जाइएगा तो कैसे काम चलेगा? जो बच्चे थक गए हैं वो जा सकते हैं, जो बच्चे नहीं थके हैं बस आराम से पढ़ते रहिए, हम पढ़ा रहे हैं। समझ गए ना? परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है? आज पता है स्कूल भी बंद है। समझ गए ना? क्वेश्चन है कि परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो लिखेंगे परिवारवाद और जातिवाद बिहार में लोकतंत्र को निम्नांकित तरह से प्रभावित करता है। पहला, परिवारवाद बिहार में एक प्रमुख लोकतांत्रिक चुनौती है। इसके तहत नेताओं द्वारा
सामान्य कार्यकर्ताओं की जगह अपने पारिवारिक सदस्यों को राजनीति में आगे बढ़ाया जाता है। समझ गए ना? यानी कि दूसरे को मतलब दूसरे को टिकट ना दे करके अपने परिवार वाले को टिकट दे दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, इससे पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह में कमी आती है। अब जो आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है उम्मीद लगा करके कि आज न कल हमको भी टिकट मिलेगा, अब पता चलता है कि बार बार लोग अपने परिवार वाले को ही टिकट देते हैं। जो कार्य कर रहा है पार्टी के लिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है। तो वैसे लोगों को ना उत्साह में कमी आ जाती है और लोकतंत्र कमजोर होता है। ठीक है। तीसरा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, बिहार की एक प्रमुख लोकतांत्रिक चुनौती जातिवाद भी है। बिहार की एक प्रमुख चुनौती जातिवाद है। बिहार में उम्मीदवार चयन से लेकर के मंत्रिपरिषद के गठन तक हर स्तर पर जातीय समीकरण के आधार पर ही क्या किया जाता है? निर्णय लिया जाता है। यानी कि हर जगह पर जाति के आधार पर ही क्या किया जाता है? लोगों को बांट दिया जाता है। ठीक है ना? जब हम आपको नोट्स देंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और क्वेश्चन का आंसर छोटा कर दें ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। और लेकिन यहाँ पर चूंकि समझाना है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बड़ा आंसर है, लेकिन हम इसको छोटा करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद बिहार में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी और आर्थिक सामाजिक विषमता का लाभ उठाकर के बिहार के जातिवाद नेताओं जाति के आधार पर मतों का ध्रुवीकरण करने में सफल रहते हैं। यानी कि बिहार के नेता भी जो है ना, वो जातीयवाद दिखाते हैं। अरे हम तोर जाति के हैं तो हमरा छोड़ा के दूसरा के वोट देगा, हम तोर जाति के हैं, सुख दुख में तोरा साथ रहेंगे, लोग ऐसा समझा देते हैं और लोग अपने जाति वाला को वोट दे देते हैं। तो ये प्यारे बच्चों नहीं होना चाहिए। और पांचवा, बिहार विधानसभा 2010 के चुनाव में बिहार के मतदाताओं ने जाति की जगह विकास के पक्ष में मतदान करके जातिवादी राजनीति पर क्या लगा दिया है? क्या विराम लगा दिया है। यानी कि अगर यहाँ के जो मतदाता हैं वो जातिवादी से उठ करके अगर काम करने वाले लोगों को अगर वोट देने लगे ना, तो फिर प्यारे बच्चों इस पर विराम लग जाएगा। समझ गए? तो ये है हमारे बिहार में परिवारवाद और जातिवाद का समस्या, जिस पर आप लोगों को विचार करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? क्या जो लोकतंत्र में चुने हुए शासक हैं वो क्या अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। लिखेंगे, चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी को सब कुछ नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जिन्हें पदच्युत करने की शक्ति जनता के पास होती है। समझ गए ना? यानी कि जिन्हें पद पर बिठाने की शक्ति किनके पास होती है? जनता के पास होती है। ध्यान रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकारें संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद अस्तित्व में आती है और संविधान के प्रावधानों से विधि होती है। यानी कि लोग शपथ लेकर के तो आते हैं, एकदम जिस समय नेता बनते हैं ना, सांसद, उस समय एकदम शपथ लेते हैं कि हम गीता पर हाथ रख के शपथ कर खाते हैं कि हम एकदम ईमानदारी से काम करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं, शपथ ले लिए, उसके बाद अरे अपना लिए काम करेंगे कि जनता के लिए? जनता तो हमको चुनाइए ना दिया। समझ गए ना? ये होता है प्यारे बच्चों। तो सरकार द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त है यहां पर। साथ ही लोकतंत्र में विरोधी दल को भी समान महत्व प्राप्त होता है। विरोधी दलों को उपस्थिति भी सरकार को अपनी मनमर्जी करने से रोकती है। यानी कि यहां पर जो विपक्ष के नेता होते हैं, जो विरोधी दल होते हैं ना, वो सरकार को मनमाना करने से रोकते हैं कि नहीं, सरकार मनमाना कैसे कर सकती है? लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सरकार कभी मनमाना नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त मीडिया भी सरकार के कार्यों और निर्णयों पर बारीक नजर रखती है। कि मतलब मीडिया भी सवाल करती है कि सरकार बढ़िया काम कर रहा है कि खराब काम कर रहा है। मीडिया पूछता है सवाल, लेकिन आजकल तो भाई मीडिया उस प्रकार का सवाल नहीं पूछता है जैसे सरकार से पूछना चाहिए। समझ गए ना? जिससे सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर पाती है। ध्यान रखिएगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोग चुने हुए शासक अपनी मर्जी से नहीं बल्कि संवैधानिक के तरीके से ही शासकीय कार्य संपादित करते हैं। यानी कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गए ना? अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? इसके सुधार के उपाय क्या होगा? ये सब क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है जी। समझ गए ना? ये सब आपके परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन लगता है कि नहीं पूछा है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा है, हालांकि फिर भी देख लेते हैं। हो सकता है कि पहले ना कभी पूछा हो, इस बार पूछ दे। समझ गए ना? और इसके बाद एक क्वेश्चन और लास्ट बच गया है, मतलब इसको लगा करके 2 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन और है। ठीक है ना?
चलिए, न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? तो लिखेंगे न्यायपालिका की भूमिका लोकतंत्र की चुनौती है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका की भूमिका एक सजग और संवेदनशील प्रहरी की होती है। न्यायपालिका का काम क्या है कि जो गलत करेगा उसको सजा देंगे। न्यायपालिका का काम यही ना है कि जो गलत करेगा उसको सजा देंगे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री भी काहे न रहे भाई। अगर गलत करेगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट उसको फटकार लगाएगा। समझ गए? तो यहां पर न्यायपालिका की भूमिका सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, भारत में संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त क्या प्रदान करते हुए राज्य शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार विधायिका विरोधियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन विधियों का कार्यान्वयन करती है और न्यायपालिका विधियों की व्याख्या तथा विवादों का निपटारा करती है। इस प्रकार कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है और विधायिका जो है वो न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। यानी कहने का मतलब कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है वो तीनों एक दूसरे के प्रति क्या है? उत्तरदायी है। ठीक है ना? स्पष्ट है कि जिस देश में न्यायपालिका जितनी ही सजग और संवेदनशील भूमिका में होगी, उस देश में लोकतंत्र की जड़ें उतनी ही गहरी और उतनी ही ज्यादा मजबूत होंगी। न्यायपालिका की भूमिका में सकारात्मक विचार हेतु निम्नांकित उपाय किए जा सकते हैं, जिसमें पहला है कि न्यायपालिका में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करिए। न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको समाप्त करिए। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। उसके बाद जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाना चाहिए, क्योंकि देखिए न्यायपालिका का जो हेड होता है वो कौन होता है? जज होता है ना। जज ही किसी को फैसला सुनाता है कि आप दोषी हैं कि आप दोषी नहीं हैं। अगर जज ही घूसखोर हो जाएगा, पूरा न्यायपालिका चौपट ना हो जाएगा जी। बताइए, आपको क्या लगता है कि भारत का न्यायपालिका बिल्कुल निष्पक्ष है? क्या आपको लगता है? हाँ या ना सिर्फ बोलिएगा। ठीक है ना? आपको क्या लगता है कि भारत का जो न्यायपालिका है वो क्या बिल्कुल निष्पक्ष है? आप सिर्फ हाँ या ना बोलेंगे। ठीक है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं। चलिए, तीसरा है प्यारे बच्चों, न्यायिक प्रक्रिया में होने वाले अनावश्यक विलंब। कि न्यायिक प्रक्रिया में यहां विलंब होता है। समझ गए ना? अगर आज केस हुआ है तो इसका फैसला मिलेगा 10 साल के बाद। न्यायिक प्रक्रिया में यहां बहुत ज्यादा विलंब होता है। यह भी भारत के लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी चुनौती है। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्यारे बच्चों क्या है? न्यायिक प्रक्रिया में ये सब क्या है? न्यायपालिका की एक चुनौती है। न्यायपालिका की एक चुनौती है और इसके सुधार का उपाय हम 3 यहां पर बता दिए प्यारे बच्चों। और ये तीनों सुधार का उपाय अगर आप लिखेंगे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको नंबर मिल। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, स्पष्ट करें। और ये वाला क्वेश्चन 2014, 15, 17, 20 मतलब लगातार परीक्षा में पूछा गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको यहां पर बताए थे लघु उत्तरीय के लिए, लेकिन यहां पर दीर्घ उत्तरीय के लिए है और हम यहां पर पॉइंट वाइज कर दिए हैं। ठीक है ना? ताकि आपको पूरा नंबर मिले। तो लिखेंगे, अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आतंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाता है? आतंकवाद कहलाता है। अपने विविध रूपों में संपूर्ण विश्व में फैलता जा रहा आतंकवाद वर्तमान में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। इसे निम्नांकित बिंदुओं के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। अब बिंदु वाइज हम लोग लिखेंगे। आतंकवाद का सबसे बुरा प्रभाव किसी देश की एकता और अखंडता पर पड़ता है और इससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाती है। समझ गए? उसके बाद आतंकवादी हमलों को रोकने में असफल रहने पर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं से जनता का विश्वास उठने लगता है और यह अविश्वास निश्चय ही लोकतंत्र को कमजोर बनाता है। समझ गए? यानी कि जैसे ही आतंकवादी हमला होता है, जनता का विश्वास उठ जाता है कि सरकार हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। पुलिस पर से विश्वास उठ जाता है कि पुलिस बिल्कुल भी नाकामयाब रहा हमको बचाने में। समझ गए ना? ध्यान रखिएगा। तीसरा, आतंकवाद अपने मूल में ही लोकतंत्र विरोधी है। लोकतंत्र जहां विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, वहीं आतंकवाद की अवधारणा में विरोध विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं होता। और चौथा, इसके साथ ही आतंकवाद को सामान्यतः किसी धर्म विद्वेष से जोड़ दिया जाता है और इससे धार्मिक विद्वेष में वृद्धि होती है जो लोकतंत्र को प्रभावित करता है। तो ये सब मिलाकर के प्यारे बच्चों आपको आतंकवाद के बारे में लिख देना है। और यहां पर आपका ये चैप्टर क्या हो गया? ये चैप्टर का सिलेबस ही प्यारे बच्चों क्या हो गया? खत्म हो गया, द एंड हो गया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थोड़ा सा बड़े बड़े हैं प्यारे बच्चों, लेकिन ध्यान रखिएगा 5 नंबर का है तो थोड़ा सा तो बड़ा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि और कटौती कर दें आपको नोट्स में जब हम दें तो। ठीक है ना? जब नोट्स में हम दें तो इसमें और ज्यादा कटौती कर दें ताकि आप लोगों को याद करने में सहूलियत हो। ठीक है ना? हम नोट्स देंगे तो उसमें और ज्यादा कटौती कर देंगे। ठीक है? छोटा छोटा आंसर कर देंगे, अभी लिखेंगे तो काम हो जाएगा। समझ गए ना? तो यहां तक हो गया ना? सारे बच्चे यहां तक समझ गए या फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी हुआ नहीं ना? चलिए, तो अब प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आपका ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया जी।
अब आपको हम 10-15 और शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसका भी हम लोग देख ही लेते हैं। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2-4, उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाँ, थोड़ा सा रुक जाइए। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जल्दी जल्दी से सारे बच्चे जवाब बताएंगे, फटाफट से सारे बच्चे जवाब बताएंगे। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताइए। चलिए बताइए जल्दी से, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? हाँ, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी। बताइए 15वीं लोकसभा, आपको हम क्या बताएं कि जब 15वीं लोकसभा चुनाव आया था ना, तब महिलाओं का भागीदारी 10% हुआ, यानी कि जवाब होगा 10%। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। बिल्कुल हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अब्राहम लिंकन का है। बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही होगा। तीसरा नंबर, सॉरी चौथा, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? भारतवर्ष में कितने मतदाता हैं? अभी हम आपको बताए थे, भारतवर्ष में 71 करोड़ मतदाता हैं। कितना? 71 करोड़। ध्यान रखिएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला बताइए, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम होता है प्यारे बच्चों कि क्षेत्रवाद के कारण क्या? अलगाववाद उत्पन्न होता है, यानी कि इसका ना ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान रखिएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। पांचवा का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद के कारण अलगाववाद उत्पन्न होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, छठा, लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्षेत्रवाद के भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। हाँ चलिए, लोकतंत्र के मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा क्या है बताइए? लोकतंत्र के मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। लोकतंत्र के मार्ग की एक सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला, दुनिया के कितने हिस्सों में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4 हिस्सों में प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, 1/4 हिस्सा ऐसा है जहां पर अभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, यानी कि जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला बता दीजिए, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये लोकतंत्र के 3 अंग हैं। तो 8वां का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब हो जाए। 9वां नंबर बताइए, निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से सभी। इनमें से सभी जगह पर क्या है प्यारे बच्चों? लोकतांत्रिक है, ये मतलब लोकतंत्र है। तो 9वां का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाए। चलिए 10वां नंबर बताइए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो जवाब ध्यान रखिएगा कौन सा होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि यहां पर जनता खुद अपने ऊपर शासन न करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ऊपर शासन करती है, तो उसे ही कहते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला बताइए 12, इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य की विशेषता कौन है? देखिए, राज्य, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य की विशेषता, इनमें से जनसंख्या राज्य की विशेषता है, नहीं सरकार नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा जी। डी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई भी राज्य की विशेषता नहीं है। अगला, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 था। ध्यान रखिएगा, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61। अगला बताइए, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? जिस वर्ष नरेंद्र मोदी जीत करके आए थे ना पहली बार, उसी वर्ष हुआ था प्यारे बच्चों 16वीं लोकसभा, यानी कि 2014 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला बताइए, 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ? अब जाहिर सी बात है कि जब 16वीं हुआ था 2014 में, तो 17वीं कब होगा? 5 साल के बाद होगा, यानी कि 2019 में, यानी जवाब होगा 2019 में। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बताइए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। ध्यान रखिएगा, यानी कि 10.86% है, तो यही कर लीजिए। 16 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाए। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा है अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, तीनों, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही।
ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र की सफलता में सबसे बड़ी बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा, सफलता में क्या बाधा है? लोकतंत्र की सफलता में बाधा क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी कर लीजिए, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। सबसे बड़ी बाधा अगर बातचीत किया जाए तो सबसे बड़ी बाधा अशिक्षा है, लेकिन बाधा प्यारे बच्चों तीनों है। लोकतंत्र की सफलता का बाधा गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा तीनों है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बता दीजिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, तो बता ही दिए कि 10% है। अगला बताइए, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह किसने कहा था? धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, कहने वाले थे महात्मा गांधी। ठीक है ना, तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कहने वाले महात्मा गांधी हैं। अगला बताइए, लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए तो अगर मजबूत जनमत रहेगा, कहने का मतलब कि लोगों का जितना ज्यादा सपोर्ट रहेगा ना, उतना ही ज्यादा लोकतंत्र मजबूत होगा, यानी कि मजबूत जनमत, यानी कि 20 का ए नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 20 का ए नंबर ऑप्शन। 21वां है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी, ये तो 10% है, बता ही दिए हम आपको। 15वीं लोकसभा से पहले महिलाओं की भागीदारी 10% था। अगला, इनक्रूमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए? अच्छा, ये एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इनक्रूमा कहां के राष्ट्रपति चुने गए? और जवाब होगा प्यारे बच्चों घाना के। ध्यान रखिएगा, ये घाना के राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है ना। अंग सांग सूकी का संबंध किस देश से है? अंग्रेजी में भी आप लोग इस चैप्टर में पढ़े होंगे अंग सांग सूकी के बारे में, और अंग सांग सूकी का संबंध जो था ना, वो म्यांमार से था। ठीक है ना, कहां से था? म्यांमार से, ध्यान रखिएगा। अगला है 24, आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? आजादी के समय से ही, तो आजादी के समय से तो भारत में है ना। जैसे ही हमारा देश भारत आजाद हुआ था, तुरंत हमारा देश लोकतांत्रिक देश बन गया था, तो यहां पर 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, और अब प्यारे बच्चों 24 क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं था जी। और अब प्यारे बच्चों ये कहते हुए एकदम खुशी हो रही है कि अब हमारा जो ये बुक है ना, ये प्यारे बच्चों क्या हो गया? द इंड हो गया, है ना। अब आप लोग ताली बजा सकते हैं, अब आप लोग ताली बजा सकते हैं, क्योंकि हमारा अब सिविक्स जो है प्यारे बच्चों वो खत्म हो गया है। ठीक है ना। हमारा ये जो किताब था ना, ये पतला सा किताब था प्यारे बच्चों सिविक्स, ये सिविक्स पूरा हमारा खत्म हो गया। ठीक है, हमारा सिविक्स पूरा का पूरा समाप्त हो गया। तो सिविक्स का आपका सिलेबस कंप्लीट। ठीक है, सबसे पहला सिलेबस कंप्लीट हुआ हमारा सिविक्स का, जो कि पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया। अच्छा, सिर्फ कंप्लीट होने से मतलब नहीं है। आप में से ये बताइए कि कितने बच्चे पांचों चैप्टर को एकदम बढ़िया से समझ गए हैं? पांचों चैप्टर को कितने अच्छे से समझ गए? अगर समझ गए हैं तो लिखिए हम सर। जो बच्चे समझ गए हैं वो लिखिए कि HUM, हम समझ गए हैं सर, लिखिए कि हाँ सर हम समझ गए हैं। तो अब प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर क्या हो गया? ये आपका सिलेबस, ये जो आपका बुक है ना, ये आपका खत्म हो गया। ठीक है, पांचों चैप्टर समाप्त, पूरा सिविक्स का सिलेबस समाप्त प्यारे बच्चों। ठीक है, अब तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब सिविक्स देखिए, सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। एक अब खत्म हो गया, अब बच गया है मात्र 3। 3 में जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको भी हम क्या करेंगे? बहुत जल्द अब समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, हम समझ गए हैं सर, समझ गए हैं सर, चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब प्यारे बच्चों आपका ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। लगभग 2 घंटे का क्लास चला। ठीक है ना, लगभग 2 घंटे का क्लास चला प्यारे बच्चों, लेकिन ये पूरा सिलेबस आपका समाप्त हो गया। चलिए, तो आज के बाद से सिविक्स से आप लोग की छुट्टी। बस आप लोग अब रिवाइज करते रहिए, जितना ज्यादा रिवाइज करिएगा उतना ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आज के इस क्लास को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए, और बाकी कमेंट आ जाओ आप लोग जरूर करिएगा। आज तो आप लोगों को कमेंट करना ही करना है, हर एक बच्चे को, कि हाँ सर अब सिविक्स खत्म हो गया है, ये चैप्टर कैसा लगा, पूरा सिविक्स कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है ना, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा पूरा सिविक्स पढ़ने में, जरूर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपसे अब अगली क्लास में, तब तक के लिए